ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है, सॉरी फॉर दिस क्लास, लॉन्ग क्लास। बेसिकली हमारे पास टाइम शॉर्ट था, इसलिए एक नया टॉपिक हमने कवर करना था। इसलिए जो है वो थोड़ी सी लंबी क्लास भी रखी गई है। और दूसरा ये कि मैंने कल लेक्चर अपलोड किया था जिसके अंदर जो है वो मैंने वाइब्रेशन एब्जॉर्बर की जो है वो कंप्लीट मॉडलिंग कैसे की जाती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है वो मैंने अपलोड की थी। टाइम तो चूंकि दरमियान में बहुत कम था, मेरी ख्वाहिश यही थी कि आप कोशिश करके उसको एक बार सुन लेते। किसी ने लेक्चर सुना है? अगर नहीं सुना तो नो प्रॉब्लम, टाइम का कम था उस लेक्चर में, आप बेशक सुन लीजिएगा बाद में। किसी ने नहीं सुना सुना तो? सर। नहीं सुना, ओके। सर वो कल टॉम की क्लास काफी लेंथी थी इसलिए नहीं सुना। ओके ओके। अच्छा, सुना है सुना है। और एक तो ये है कि जिन्होंने नहीं सुना वो काइंडली सुन ले। मैं 10 मिनट में उसको समराइज कर देता हूँ। मैंने मॉडलिंग उसकी पूरी मुकम्मल की है। यहाँ पे मैं सिर्फ फार्मूलाज उसके लिख दूंगा और आपको बता दूंगा कि वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हम न्यूमेरिकल की तरफ जंप करेंगे। उसकी मॉडलिंग पेपर का हिस्सा नहीं होगी, इसलिए ज़्यादा आपको वाइब्रेशन अब्जॉर्बर की आपके जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे वो ज़्यादा कंसर्न होगा आपका, मतलब इस टॉपिक के हवाले से। इसलिए जो है वो मैं उसको समराइज। ये जी। सर, ये क्लास कितने घंटे की अभी? और 2 घंटे। सही है सर। ठीक है। सो बेसिकली जो है वो मकसद था कि मॉडलिंग मैंने इसलिए अपलोड की थी कि ताकि एक तो आपको समझ आ जाए कि मॉडल कैसे करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से, जैसे मैं आपको शुरू से बताया, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं डायरेक्ट फार्मूलाज पे बिलीव नहीं करता। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ से डिराइव हुए हैं, आपकी इमेजिनेशन में वो चीज़ नहीं आ सकती। तो सुनने और ना देने का मकसद इसलिए है कि सम टाइम वो कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, इसलिए उसको देने का ऐसा फायदा नहीं होता। फिर आप उसको जो है वो याद करने की कोशिश करेंगे, जो मैं नहीं चाहता कि आप याद करें। तो इसलिए जो है वो देख लीजिएगा जब भी मैं आपको थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि बेसिकली वो क्या क्या होता है, क्या फॉर्मूलाज होते हैं और हम उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट मेरी यही होगी कि जैसे ही आपको टाइम मिले आप काइंडली पहले लेक्चर को, जो कि मॉडलिंग है, उसको जरूर देखें। सो हमारा जो टॉपिक बेसिकली हमें शुरू करना है दैट इज अनडैम्प्ड वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स। ठीक है। और इसको एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, ट्यून्ड मैस डैम्पर। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर जो हमने ट्रांसलेशन टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम और सर वो जो डबल पेंडुलम और रोटेशन सर किसी इनकी कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है सर? नहीं, वो न्यूमेरिकल्स ही हैं बेसिकली। जो आपको जो मैंने मॉडलिंग करवाई है उसके अंदर जो मॉडलिंग है वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको कहा कि वो आपने तैयार करनी है जरूर। यानी कि जब वो आपके बेसिक सिस्टम्स आएंगे तो आपको पूछ जाएगा जी आप इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी और मोड शेप निकालें। उसकी वजह ये है कि वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, यानी कि नंबर्स ही हैं, लेकिन आपको मॉडल जरूर करना पड़ेगा। मैं आपको इक्वेशंस का तरीका बताया वही न्यूमेरिकल्स है। जो मैंने आपको कुछ सैंपल भी मैंने अपलोड किए हैं, किसी ने देखे हो। मैंने 2 3 न्यूमेरिकल्स अपलोड किए हैं जो कुछ तो जनरलाइज्ड है। जनरलाइज उसमें आपको वैल्यूज गिवन होंगी और आप सब पुट करके आंसर निकाल लेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसीज और मोड शेप्स का। ये जो टॉपिक है ये उसी की फर्दर एक्सटेंशन है, यानी कि उसको अगर आपने रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना उस कॉन्सेप्ट को तो वो कैसे करते हैं, वो ये टॉपिक है। तो वो इट्स अ काइंड ऑफ न्यूमेरिकल जो हमने लास्ट टाइम किए थे। इसकी जो टिपिकल डेरिवेशन है इस टॉपिक की वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंक्लूडेड होंगे पेपर में। ओके सर। ठीक है। सर ये ट्यून्ड मैथ्स का मतलब बता रहे हैं? मैं बताता हूँ सारा, थोड़ी थोड़ी। ओके, हमारा जो ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स और ट्यून मैस डैम्पर्स। ठीक है। बेसिकली ये चीज क्या होती है कि लेट्स से अगर हमारे पास कोई मैस है और जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं, हम अनडैम्प्ड की बात, डैम्प्ड की बात क्यों नहीं करेंगे, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन अब फिलहाल आपके जो है वो अनडैम्प्ड केस है। आपके पास जो है वो लेट्स से एक मैस है। ठीक है। उस मैस के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है एंड दैट इज एफ नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर मैं इसकी मोशन को लेता हूँ x1 ऑफ t, डेफिनेट सी बात है ये जो मैस है ये वाइब्रेट करेगा इन रिस्पॉन्स टू दी फोर्स। ठीक है। ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है। जो हम फोर्स वाइब्रेशन में मॉडलिंग की थी वो सारी इसके अंदर आ जाएगी
कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर आपको जेहन में, अगर मैं इसको क्विकली अगर एक दफा लिख दूं, उस मैग्नीट्यूड को नीचे लिख रहा हूँ, तो वो होता है एफ नॉट ओवर के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर, वेयर आर इज नथिंग बट ओमेगा बाय ओमेगा एन। तो ये तो हमने ऑलरेडी देखा था जब हम उसकी मॉडलिंग कर रहे थे। अब बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता है। अच्छा, बेसिकली हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस होता है कि अगर किसी भी मैस पे फोर्स अप्लाई हो रही हो, मैस का मतलब ये है कि आपके पास कोई मशीन है, कोई आपकी बिल्डिंग है, जो आपका मेन कंसिडरेशन है। M1 जो होता है ये आपका मेन मैस होता है या मेन स्ट्रक्चर होता है, जिसपे आप जो है, जिसपे आप चाहते हैं कि वाइब्रेशन कम से कम हो। ठीक है, वो कोई मशीन भी हो सकती है, वो कोई लेथ मशीन, कोई बिल्डिंग्स और लाइक दैट। तो उसको आप उसको क्या करते हैं कि आप उसकी वाइब्रेशन को कम करने की कोशिश करते हैं। उसके 2-3 तरीके होते हैं। मैं आपको बस तरीके पहले बताता हूँ और बताता हूँ वाइब्रेशन अब्जॉर्बर यूज क्यों करते हैं। पहला जो तरीका होता है, जिसका हमने फोर्स वाइब्रेशन में पढ़ा, अगर आप इसकी ओमेगा बाय ओमेगा ग्रेटर देन 3 कर दें, यानी कि आपको याद होगा इसके रिस्पॉन्स का, तो इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है। अगर ओमेगा बाय ओमेगा ग्रेटर देन 3 हो जाए तो इसका रिस्पॉन्स इतना कम होगा कि आपका जो मेन पर्पज है वो अचीव हो जाएगा। तो पहला काम जो किया जाता है, अगर आपने वाइब्रेशन कम करनी है मेन मैस की, तो पहला काम ये करें कि जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो फोर्स फ्रीक्वेंसी है, इसकी रेशो को 3 से बड़ा रखें। ठीक है, अब उसमें 2 तरीके हैं। आप या तो ओमेगा को बढ़ाएं, या अगर आपकी ओमेगा को बढ़ाने की फ्रीडम नहीं है तो ओमेगा इनको कम करने की कोशिश करें। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपका स्ट्रक्चर रेजोनेंस से करीब करीब या इर्द गिर्द ऑपरेट कर रहा है, तो आप जीटा को बढ़ाएं। ठीक है, जीटा, या इसको मैं ऐसा लिखूं, इंक्रीज जीटा, इंक्रीज डैम्पिंग रेशियो। अच्छा, इसको बढ़ाने से एम्पलीट्यूड तो कम हो जाएगा आपके जेहन में। मैं अगर इसको ड्रॉ कर दूं, इसका ग्राफ थोड़ा सा सिर्फ रिमाइंड करवाने के लिए, तो आपके जेहन में होगा कि जब हम रेजोनेंस पे जाते हैं, जैसे जैसे हम डैम्पिंग बढ़ाते हैं, ये आपके पास आर इज इक्वल टू 1 है, जो कि रेजोनेंस कंडीशन होती है। इस जो हम डैम्पिंग बढ़ाते हैं, ये डैम्पिंग बढ़ाते हैं, हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है। लेकिन डैम्पिंग बढ़ाने का एक नुकसान होता है, और वो ये होता है कि स्ट्रक्चर स्टिफ होना शुरू हो जाता है। लेकिन डैम्पिंग का मतलब होता है आप स्ट्रक्चर को अलाउ नहीं कर रहे कि वो वाइब्रेट करे, और उससे जो है वो डैमेज होने का खतरा होता है। तो जो तीसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जितना इंक्रीज करना एक हद तक इंक्रीज किया जा सकता है, एक हद से ऊपर इंक्रीज करना जो है वो डेंजरस होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड इतना हो, तो आपको यहाँ पर उसे जीटा 0.9 रखना पड़े। अब 0.9 का मतलब जीटा इतना हार्ड होगा कि सिस्टम को वाइब्रेट को नहीं करने देगा, और इसको से सिस्टम ब्रेक हो सकता है। तो क्या आप ये कह सकते हैं अगर आपको जीटा को लेट से 0.3 तक इंक्रीज करना है, तो तब तक तो ठीक है, आप इसको इंक्रीज कर दें। लेकिन अगर आपको इतना इंक्रीज करना पड़े एम्पलीट्यूड डिक्रीज करने के लिए कि वो शायद 0.8 या 9 की वैल्यू हो, तो फिर जीटा इंक्रीज करना जो है वो कोई अक्लमंदी नहीं होती, क्योंकि इसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। एम्पलीट्यूड तो जरूर डिक्रीज कर देता है, लेकिन उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है कि ये सिस्टम को वाइब्रेट भी नहीं करने देता। जो आखिरी मेथड रह जाता है, अगर आपका सिस्टम रेजोनेंस से करीब ऑपरेट करता है, तो आप इस पे एब्जॉर्बर अटैच करते हैं। मैंने आपको इसलिए बात सीक्वेंस में बताई है कि एब्जॉर्बर हमारी पहली चॉइस नहीं होती, एब्जॉर्बर हमारी लास्ट चॉइस होती है। और एब्जॉर्बर को हमेशा तब यूज किया जाता है जब आपका सिस्टम जो है वो नियर रेजोनेंस ऑपरेट कर रहा हो। नियर रेजोनेंस का मतलब है कि आर की वैल्यू क्लोज टू 1 हो। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल फ्रीक्वेंसी है और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो आपके पास ऑक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है और जो स्ट्रक्चरल फ्रीक्वेंसी है, या स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो बराबर करीब करीब हो, या बराबर हो, या बहुत करीब हो। उस सूरत में एक तरीका जो होता है वो जीटा इंक्रीज करने का होता है। अगर आपने एम्पलीट्यूड को बहुत कम करना है, लाइक से 1 से लेस करना है, लेकिन उस सूरत में स्ट्रक्चर बहुत स्टिफ होता है और वो डैमेज हो सकता है, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि हम एब्जॉर्बर अटैच करते हैं। ठीक है, अब एब्जॉर्बर, ये चूंकि ये चीज तो हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर ये दोनों चीजें ना हो सके, तो फिर हम एब्जॉर्बर की कंडीशन की तरफ जाते हैं। एब्जॉर्बर क्या होता है कि हम इसी मैश के साथ एक और स्प्रिंग और मैश अटैच करते हैं। ठीक है, इसी मैश के साथ एक स्प्रिंग और मैश अटैच करते हैं।
सर हम सारी जो डिस्कशन ये कर रहे हैं ये हम लोग अनडैम्प्ड मोशन के लिए कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ी थी, मतलब जो हमारा टॉपिक 3 था आई गेस। अनडैम्प्ड, अच्छा वो आप शुरू की बात करें, हाँ। नहीं नहीं, ये डैम्पिंग भी हो सकती है यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डैम्पिंग नहीं कर सकते, डैम्पिंग भी होती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने डैम्पिंग क्यों नहीं ऐड की, इसकी एक वजह है। वो मैं बेसिक हम आपको रेजोनेंस केस डिस्कस कर रहे हैं कि रेजोनेंस हाँ अगर जी, हमारे पास उड़ने वाली हो तो हम किस तरह उसको टैकल करेंगे। अगर रेजोनेंस हो तो जिससे मैंने आपको बताया कि एक तरीका तो ये है कि आप रेजोनेंस को अवॉइड करें, यानी कि रेशो को बढ़ाएं या कम करें बहुत ज्यादा, ठीक है, तो रेजोनेंस अवॉइड हो जाएगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्यों? उस वजह है कि सम टाइम आप ओमेगा भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ओमेगा सम टाइम मोटर की स्पीड होगी या कोई विंड की वेलोसिटी होगी या अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी होगी, आप नहीं चेंज कर सकते उसको, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंसी भी शायद चेंज ना कर सके, क्योंकि उसके लिए भी उसकी भी लिमिटेशन हो सकती है आपके पास, और होती है, मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए अगर आपका फिर भी रेजोनेंस का खतरा आ रहा है सिस्टम में, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता भी है, मैं आपको आगे आगे मैं कराऊंगा तो पता लगेगा, रियल सिनेरियोज में ऐसा होता है, तो उस सूरत में फिर हम वाइब्रेशन एब्जॉर्बर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस मेन स्ट्रक्चर के साथ। और वाइब्रेशन एब्जॉर्बर को कि अगर आप डेफिनेशन देखें तो इसको कहते हैं केयरफुली डिजाइन्ड स्प्रिंग एंड मैस, ये एब्जॉर्बर की डेफिनेशन है। एब्जॉर्बर क्या है? ये एब्जॉर्बर है, इसको मैंने ग्रीन सर्कल से हाईलाइट किया, ये एब्जॉर्बर है, ठीक है। और केयरफुली डिजाइन का मतलब क्या है? इसकी स्टिफनेस और मास को बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है मैथमेटिकल रिलेशंस के ऊपर कि आपके पास क्या स्टिफनेस और मास होगी, कि ये जो K2 NM2 है ये एज ए एब्जॉर्बर एक्ट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट सारे को समझ आया? ठीक है। यस सर, क्लियर है। और इसको ट्यून मैस डैम्पर क्यों कहते हैं? ट्यून का मतलब होता है, आप जब किसी को ट्यून करते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे उसको सेट करते हैं। तो वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का जो पर्पज होता है, इसको केयरफुली डिजाइन का मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी एक खास रखी जाती है, खास ट्यून की जाती है, कि जो आपके सिस्टम में जो है वो फायदेमंद हो। और मैस डैम्पर इसलिए कहते हैं कि इसका जो मैस होता है वो एज ए डैम्पर एक्ट करता है, यानी कि डैम्पर का बुनियादी काम होता है कि जो मेन मैस की वाइब्रेशन को कम करे। लेकिन यहाँ पे जो मैस होता है आपका, वो ये काम करता है कि डैम्पर के अलावा कि मैस आपकी जो है वो मेन मैस की वाइब्रेशन को कम करता है, या इनफैक्ट थ्योरेटिकली तो जीरो कर देता है, प्रैक्टिकली बहुत कम कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ट्यून मैस डैम्पर कहते हैं, कि मैस एज अ डैम्पर एक्ट करता है। मैस डैम्पर होता नहीं है, मतलब उसका प्रॉपर्टी डैम्पर की नहीं, डैम्पर की तो अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप इस तरीके से डिजाइन करते हैं स्प्रिंग और मैस के कॉम्बिनेशन को कि आपका जो मैस है और स्प्रिंग का जो कॉम्बिनेशन है ये एज ए डैम्पर एक्ट करता है, एज ए रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड जो है वो उस तरीके से एक्ट करता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्यून मैस डैम्पर। दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, सिस्मिक डैम्पर का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। सिस्मिक का तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका अर्थ को एक बिल्डिंग में अर्थ को एक से बचाना हो स्ट्रक्चर को, तो इस वाइब्रेशन एब्जॉर्बर को समटाइम्स सिस्मिक डैम्पर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ट्यून मैस डैम्पर भी कहते हैं, ये भी बड़ा कॉमन वर्ड है, इसमें यूज होता है। ये पॉइंट समझ आ गया सर को? ठीक है। सो मैंने बता दिया कि आपके पास वाइब्रेशन एब्जॉर्बर इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जहां पे स्ट्रक्चर जो है वो नियर रेजोनेंस ऑपरेट कर रहा हो। नियर का मतलब है एक बड़ी क्लोज हो या एट रेजोनेंस हो। उसका फायदा क्या होता है कि मैं जो मैंने कल रिलेशंस ड्राइव किए थे लेक्चर में, वो रिलेशन सिर्फ लिख देता हूँ, तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इसके, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा आपको अच्छा आप गौर करें तो ये अब क्या बन गया, ये 2DF बन गया। अब गौर करें, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गया। ओरिजिनली ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, लेकिन एब्जॉर्बर अटैच करने से ये सिस्टम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गया, ठीक है। अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसलिए मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसकी वही उस तरह की मॉडलिंग होती है करीब करीब जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में की थी। सिस्टम ओरिजिनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है K1 और M1 के साथ, लेकिन जैसे ही हम इस पे एब्जॉर्बर अटैच करेंगे, क्योंकि हमने इसकी वाइब्रेशन को खत्म करना है M1 की रेजोनेंस के ऊपर, तो ये सिस्टम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा। इसको सॉल्व करने का वही तरीका जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को सॉल्व करने का तरीका होता है। जो मैं कल लेक्चर अपलोड किया उसमें मैंने तफसील से पूरी स्टेप से मैंने ये रिलेशन निकाले हुए हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ रिलेशन देख रहा हूँ।
हम इंटरेस्टेड होते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ मेन मास, जिसको हम कैपिटल X1 कह रहे हैं, और एम्पलीट्यूड ऑफ एब्जॉर्बर मास, जिसको हम X2 कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको केयरफुली मॉडल करें तो ये बनेगा F0/K1 इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा बाय ओमेगा 1 स्क्वायर सर आपने डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 1 प्लस म्यू है सर? म्यू म्यू ठीक है, इंटू 1 माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस म्यू ओमेगा 2 डिवाइड बाय ओमेगा 1 स्क्वायर। अब ये जो डिनोमिनेटर आता है, ये मैं बताया, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको किया हुआ है कि ये कैसे हम निकालते हैं, उसके लिए आपको वो मॉडलिंग देखनी पड़ेगी। और जो जो X2 का एम्पलीट्यूड बनता है वो बनता है F0/K1 डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों में फर्क, डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं, न्यूमरेटर में फर्क होता है। ठीक है, ये X1 जो है वो मेन आपके पास मास का एम्पलीट्यूड है, और X2 जो है वो एब्जॉर्बर मास का एम्पलीट्यूड है। क्योंकि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसकी दो एम्पलीट्यूड बनते हैं। ये सारा को समझ आ गई? ठीक है, ये रिलेशन हमने कल डिराइव किए हैं। अब होता क्या है सर इसमें जी, ये म्यू क्या है? हाँ म्यू क्या है ये मैं बताता हूँ। म्यू को कहते हैं मास रेशो M2/M1। ठीक है, मास रेशो होती है किसकी? एब्जॉर्बर मास की और मेन मास की। ठीक है, एब्जॉर्बर मास की और मेन मास की। इसको थ्योरेटिकली लेस देन 1 होना चाहिए और प्रैक्टिकली लेस देन 0.5 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब एब्जॉर्बर मास अटैच करेंगे, क्योंकि आप इसको डिजाइन करना है M2 और K2 को, म्यू की वैल्यू जो है वो थ्योरेटिकली 1 से बड़ी होगी तो एब्जॉर्बर कोई फायदा नहीं है, इसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए और प्रैक्टिकली 0.5 से भी कम होनी चाहिए। यानी कि आपका मास, एब्जॉर्बर मास छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू योर मेन मास। ठीक है, सर इसमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सर ये भी बता दें। मैं बता देता हूँ। आपके पास जो ओमेगा 1 है ये इंडिविजुअल नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर आप एब्जॉर्बर मास को हटा दें तो इसकी एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी K1 और M1 की, और वो होगी ओमेगा 1, जिसको असल में ये जो टर्म है ये यूज कर रहा है थॉमसन की बुक से। मैंने वहां से टर्म्स दिया, कुछ बुक्स इसको ओमेगा P और ओमेगा A भी लिखती है, कि ओमेगा P जो है वो प्राइमरी मास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ओमेगा A जो है वो एब्जॉर्बर मास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन थॉमसन की बुक में इसको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 लिखा हुआ है, इसलिए मैं वही टर्म यूज कर रहा हूँ। ओमेगा 1 जो है वो अगर आप एब्जॉर्बर मास को निकाल दें तो जो उसकी इंडिविजुअल नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनेगी वो ओमेगा 1 कहलाएगी, और वो होगी K1/M1, और ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप एब्जॉर्बर मास की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, अब जी मतलब इसको एब्जॉर्बर मास और K को अलग कर दें इससे, और इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालें तो वो K2/M2 होती है, और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया ओमेगा 2 से। और आपका जो ओमेगा है वो आपकी एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी, जो कहीं ना कहीं सोर्स से हमारे पास सिस्टम में एंटर होती है। बेस से फॉर एग्जांपल बेस से हो सकती है, फॉर एग्जांपल इवन मास के अंदर कोई अनबैलेंस हो सकता है, लाइक दैट। तो कोई भी सोर्स है जिसकी वजह से आपके पास फ्रीक्वेंसी एंटर होती है। ठीक हो गया? यस सर। सर हमारे पास जो 1 और 2 है, ये बेसिकली हम लोग इसको इस तरह ले रहे हैं कि हम लोग एक टाइम में एक मैच से कंसीडर करते हैं, ओवरऑल कंसीडर करेंगे तो हमारे पास 1 बन जाएगी, सॉरी 2 बन जाएगी, अगर इंडिविजुअल करेंगे तो 1 बन जाएगी, ऐसा कुछ है? नहीं, आप थोड़ा ओमेगा 1 है, मैं K1 और M1 की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसको हटा दें एब्जॉर्बर को, ठीक है। ओमेगा जी 2 सर, ठीक है हो कि गया। अगर एब्जॉर्बर को आप अटैच ना करें बल्कि इसको भी एक अलग मैस स्प्रिंग सिस्टम कंसीडर करें, अब अलग से, मतलब इसके साथ अटैच करके नहीं।
अगर आप इसको हटा के ठीक है सर। इस पॉइंट को आप अलग से किसी और पॉइंट पे अटैच कर दें फिक्स सपोर्ट पे, तो इसकी अपनी भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी ना, क्योंकि स्प्रिंग और मैश यस में सर, है वो ये, ओमेगा 2 होगी। वो ओमेगा 22 है। इनकी इकट्ठी अभी फ्रीक्वेंसी नहीं है। इकट्ठी फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि इनकी रेजोनेंस K1 और M1 पे अमूमन नहीं होती, क्योंकि जब दो पैसेज लगते हैं तो फ्रीक्वेंसी दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज बन जाती है, वो हम आगे बात करेंगे अभी न्यूमेरिकल्स में। तो सर जो ओमेगा 1 है, फिर ये हमारे पास सिंपल मैथ्स की है जो ऊपर लगा हुआ जी सिंपल, जो ऊपर मेन मैस और स्प्रिंग है उसकी है, है एब्जॉर्बर के अलावा। एब्जॉर्बर के अलावा। यस, ठीक हो गया सर। ठीक है। अब ये जो जितना रिलेशन मैंने लंबा सा लिखा है, ये x1 का और x2 का, ये बकायदा डिराइव होता है, स्टेप बाय स्टेप डिराइव होता है, और वो मैंने कल के लेक्चर में किया था। मैंने इसलिए जल्दी कर दिया कि चूंकि पेपर का हिस्सा वो इस तरह नहीं है, आप देखेंगे तो आपको थोड़ी इमेजिनेशन हो जाएगी, ये मैंने नीचे रिलेशन कैसे लिख लिया यहाँ पे, वो स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा तरीका होता है। अच्छा, कमाल सर ये की बात डेरिवेशन भी पेपर का हिस्सा नहीं है ना? जी, सर ये डेरिवेशन भी पेपर का हिस्सा नहीं है ना? नहीं डेरिवेशन पेपर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग में दे दिया है, वरना तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाता कि मैंने कैसे किया। उसकी वजह यह है कि अगर आपको वो जो पिछला लेक्चर है नॉर्मल, अगर वो करना आ गया है, ये उससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आगे से थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है, और वो भी डेरिवेशन नहीं है, वो मॉडलिंग है। ये भी वैसे मॉडलिंग है, लेकिन इस पर ज्यादा फोकस होता है कि आप एब्जॉर्बर डिजाइन करने का तरीका सीख लें। ठीक है, किसी ने मुझसे शुरू में पूछा था कि सर हम इसमें डिजाइन नहीं पढ़ते, हम डिजाइन चंद जगहों पे पढ़ते हैं, वाइब्रेशन में, वाइब्रेशन डिजाइन वैसे पूरा एक सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल ये वाइब्रेशन अब्जॉर्बर आ गए, तो वाइब्रेशन अब्जॉर्बर हम डिजाइन करते हैं बकायदा। ठीक है, तो कई जगहों पे डिजाइन का भी वर्ड आपको जब पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो लगेगा डिजाइन अ वाइब्रेशन अब्जॉर्बर फॉर दिस सिस्टम। ठीक है, तो डिजाइन का मतलब है अब आपने K2 और M2 की वैल्यूज डिटरमिन करनी है, यानी कि ये इसका डिजाइन है, अब्जॉर्बर का मास और स्टिफनेस आपने डिजाइन मेजर करने हैं। ठीक है, ताले के वो कितने होंगे, समझ आ गया पॉइंट? ओके। अच्छा, इसमें कमाल ये होता है एब्जॉर्बर के मैथ्स में, अगर आप, मैं आपको ये बड़ी ट्रिकी बात बताने लगा कि अगर हम ओमेगा 22 जो कि फ्रीक्वेंसी है किसकी, इंडिविजुअल एब्जॉर्बर स्प्रिंग और मैस की, इसको हम इस तरह ट्यून करें या इसको इस तरह सेट करें कि ये ओमेगा के बराबर हो जाए। ओमेगा क्या चीज है, जो आपके पास एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी M1 में आ रही है। दोबारा सुन लें, जो ओमेगा 22 है, जो कि आपके पास एब्जॉर्बर बैस की K2 और M2 की सेपरेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर वो हम इस तरीके से ट्यून करें या इस तरीके से सेट करें कि वो बराबर हो उस फ्रीक्वेंसी के जो कि फोर्स फ्रीक्वेंसी है, सिस्टम में कहीं बाहर से एंटर हो रही है, तो अगर आप मैथमेटिकल रिलेशन को देखें तो बड़े मजे की चीज बनती है, और वो क्या बनती है कि ये जो रेशियो है ये 1 के बराबर हो जाती है, और पूरा न्यूमरेटर जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है x1 goes to 0। ये सारा कुछ समझ आया? सर फिर मतलब कि सर x2 में फिर रेजोनेंस आ जाएगी? हाँ, x2 पे X2 रेजोनेंस नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि हाँ, x2 इज अ काइंड ऑफ, आप रेजोनेंस कह सकते हैं, लेकिन असल में होता ये है कि क्योंकि जब दोनों मैथ्स अटैच हो गए ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी √K1 और M1 या K2 और M2 नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि आपने पिछले मॉडलिंग में भी हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो स्प्लिट हो जाती है दो हिस्सों में, एक कम होती है, एक ज्यादा होती है। पॉइंट समझ आया? मैं आपको अभी आगे ग्राफ से बताता हूँ कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी कंबाइंड, इंडिविजुअल नहीं, अब ये सिस्टम कंबाइंडली बिहेव करेंगे, जब आप उसको अटैच कर देंगे ना, ये कंबाइंड बिहेव करेंगे, और मैं आपको बताता हूं आगे ग्राफ से कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाती है फिर। इसलिए इनफैक्ट ओमेगा 22 भी रेजोनेट नहीं करता, वाइब्रेट करता है। एब्जॉर्बर मैस इसकी वाइब्रेशन को रोक नहीं सकते आप, ये मैं बता दूं, ये एब्जॉर्बर जरूर वाइब्रेट करता है। हाँ, इसको लिमिट कर सकते हैं इसके डिजाइन से, वो न्यूमेरिकल में आएगा, इसको लिमिट कर सकते हैं आप जरूर, इसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको खत्म करने का बस नहीं है। हम तो असल में तो M1 से इंटरेस्टेड है, जो हमारा मेन मैस होता है, उसकी वाइब्रेशन खत्म हो जाती है। सर बात तो यही बनती है ना कि अगर हम कह रहे हैं ओमेगा 22 और ओमेगा आपस में बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है जो ओवरऑल हमारे पास डिस्टर्बिंग आ रहा है मोमेंट, जो जो सर डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, वो और ये बराबर हो गए हैं।
बिल्कुल तो ऐसी ही सर बात। इसका भी हमारे पास मतलब क्या बनता है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास एज अ मतलब एज अ फिर फिजिकल मीनिंग अगर देखें सिस्टम के अंदर तो? फिजिकल मीनिंग तो आप x1 को देखें, x1 में क्या हुआ है ये सर करने जीरो से, हो गया x1, जीरो हो गया। हमारे पास x1 ये का एम्पलीट्यूड हमारा जीरो हो गया, ये हमारा पर्पज है, समझ आया? डैम्पिंग हो गई ये है। हाँ कि x1 का एम्पलीट्यूड खत्म, यस ठीक है, सर। वो स्टैंड स्टिल हो गया, ठीक है, वो यस हिल नहीं सर। रहा, ये हमारा पर्पज है। अब जो नुकसान होगा वो M2 और K2 को होगा, ठीक है। जी सर ऐसे ही है। अब उस नुकसान को बचाने के लिए हम वो भी डिजाइन करते हैं, वो न्यूमेरिकल में आ जाएगा तो आपको समझ आएगी कि कैसे उसको कैसे लिमिट ठीक किया है जाता है। सर। उसको खत्म नहीं करना है, x2 जीरो नहीं हो सकता किसी सूरत में भी, सर ठीक है जी। सर जो M2 K2 की वाइब्रेशन है सर, वो M1 को अफेक्ट करेंगी सर? तो वो क्योंकि एक ही एक्ट सिस्टम है सर, ये पूरा सर कनेक्टेड है आपस में। कनेक्टेड है, लेकिन ये अब मैथमेटिकली आपको समझ आ गई कि ये जीरो कैसे हो जाएगा, यस सर। ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिकली होता क्या है, अगर आप और ये भी उसी लेक्चर का ऐसा जो मैंने कल अपलोड किया, मैंने वो बात तकरीबन 10 मिनट में एक्सप्लेन की जो मैं आपको भी 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और वो बात क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये M1 है, ठीक है, M1 की डिस्टर्बेंस है, M1 की डिस्टर्बेंस है ड्यू टू फोर्स, ठीक है। जब आप इसको डिराइव करते हैं तो आपके पास जो रिलेशन आता है वो आता है F0 = -K2 x2। जो आप बात कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि उस पर इफेक्ट ना आए, इफेक्ट आता है लेकिन बड़े मजे का इफेक्ट आता है। ये रिलेशन है जो मैंने डिराइव किया हुआ कल के लेक्चर में, लेकिन ये बड़े मजे की चीज है। देखिए फोर्स लग रही है M1 पे, ठीक है, M2 पे नहीं लग रही, M1 पे लग रही है। फोर्स भी साइनोसॉइडल होती है, यानी कि फोर्स भी अपना डायरेक्शन चेंज करती है। लेट से फर्स्ट सेकंड में अपवर्ड होगी, सेकंड में डाउनवर्ड होगी, फिर अपवर्ड होगी, फिर डाउनवर्ड होगी। लेकिन ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है आगे, इक्वल टू जब आपकी फोर्स अपवर्ड होती है तो वो क्या करती है कि आपके M1 को कोशिश करती है कि वो ऊपर खींचे, क्योंकि फोर्स तो अपवर्ड है ना, तो उसको ऊपर खींचेगी। एट द सेम टाइम इसकी जो फोर्स होती है वो उसको डाउनवर्ड खींचती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट साइन, माइनस साइन। तो लेकिन चूंकि आपस में बराबर है, इसका आंसर क्या होता है? जीरो। जब इसका आंसर जीरो होता है तो आपका M1 स्टैंड स्टिल हो जाता है, ठीक है। पॉइंट समझ यस आया? सर। यस सर, इस समझ आ तरीके गया सर। से सेकंड स्टेज में जब वो उसकी मास की फोर्स की मोशन मतलब डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है क्योंकि साइनोसॉइडल है, तो K2 M2 की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाती है। और फिर जब उस मास उसको नीचे धकेलने की कोशिश करता है F0, तो ये वाली फोर्स को ऊपर धकेलने की कोशिश करती है। नेट रिजल्ट इसका भी जीरो होता है। इफेक्ट होता है लेकिन फोर्स बैलेंस ऐसा बनता है कि जिसकी वजह से M1 मूव नहीं करता, यस सर, ठीक है। तो समझ ये आ गई। ये जो रिलेशन है ये भी मैंने डिराइव किया कल के लेक्चर में कि ये F0 ये नहीं डायरेक्टली लिख दिया, इसका भी पूरा डेरिवेशन करके ये आंसर आता है कि ये क्यों, और फिर इसका रिजल्ट हमें समझ आ जाता है कि ये क्यों ऐसे कर रहा है, ठीक है। यस सर। मैंने कल की आपको वैसे बताया हुआ है कल के लेक्चर में, लेकिन मैं चलिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूब मैच डैम्पर लगा हुआ है, या इसको वाइब्रेशन अब्जॉर्बर भी कह सकते हैं। ये जो है वो ताइवान की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, या दुनिया की सेकंड नंबर की लार्जेस्ट बिल्डिंग है। इसे टाइपेज 101 कहते हैं। इसके अंदर जो है वो ये आपके पास अगर आप गौर करें तो ये आपके पास ट्यून मैच डैम्पर लगा हुआ है ये सारा, और तकरीबन ये 5 स्टोरी टॉल है, ठीक है। 5 स्टोरी में ये लगा हुआ है, और ये बेसिकली इन्होंने लगाया इसलिए हुआ, अगर आप गौर करें तो ये आपके पास 87 फ्लोर है। ये 101 स्टोरी का वो 101 स्टोरी है इस बिल्डिंग की, 101। ये तकरीबन लगा हुआ है बिटवीन 87 फ्लोर एंड 92nd फ्लोर, तकरीबन अंदाजन, ठीक है। 87 और 92 फ्लोर के ऊपर लगा हुआ है। और मैं आपको भी बताता हूँ कि जरूरी नहीं ये मैच स्प्रिंग सिस्टम हो, आप अगर यहाँ पे पेंडुलम भी अटैच कर देना, पेंडुलम भी, लेकिन पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी वही हो, यानी कि ओमेगा 2 जो है वो एग्जैक्टली वही हो जो ओमेगा हो, तो इवन पेंडुलम भी एज ए एब्जॉर्बर एक्ट कर सकता है। ये पॉइंट सबको समझ आया? यानी कि अगर आप इसके साथ पेंडुलम अटैच कर दें, लेकिन पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी बड़ी ध्यान रखनी, वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 हो, ओमेगा के बराबर हो, तो इवन पेंडुलम भी एज ए एब्जॉर्बर एक्ट करता है। इनफैक्ट ये पेंडुलम ही लगा हुआ है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा, इसका वजन आई थिंक सो इट्स अबाउट
800 टन, जिसका मैस है ये वाला, ये 800 टन के बराबर है। सर ये दुनिया में किधर है? अब ताइवान, ठीक है, ताइवान में है। इसको टाइपेज 101 कहते हैं। दुनिया का लार्जेस्ट ट्यून मैस डैम्पर है, या वाइब्रेशन एब्जॉर्बर लगा हुआ बिल्डिंग्स में इसलिए ट्यून लगता है- सर जी सर, लेकिन बिल्डिंग के मुकाबले में तो इसका मैथ फिर भी बहुत कम होगा ना? तो हाँ, इसका ये इसका फिर मैथ्स वाकई बहुत कम है। और ये रेशो डिजाइन की जाती है। मैं आपको क्या बताता हूँ कि कई ये रेशो बहुत कम भी हो सकती है। ये तो डिपेंड करता है कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर आपका M1 कितना है और आपके स्ट्रक्चर में रेजोनेंस का खतरा कहाँ तक है। ये बिल्डिंग के टॉप पे इसलिए लगाया जाता है कि वाइब्रेशन का ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो बिल्डिंग के टॉप साइड पे होता है। तो आप चूंकि बिल्डिंग एज कैंटिलीवर बीम होती है ना, सो काइंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम, इसलिए बिल्डिंग के टॉप पे लगाया जाता है। और वो इसलिए लगाया जाता है ताकि ये जो है वो स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। मतलब ऊपर वाइब्रेशन ज्यादा आती है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए लगाते हैं। तो अमूमन ये पूरा मैस कंसीडर नहीं करते बिल्डिंग का, उतना ही मैस कंसीडर करते हैं जो एक्टिवली वाइब्रेट कर रहा होता है। पॉइंट समझ आया? यानी अगर आपको ऐसे कैंटिलीवर सर। बीम है, कैंटिलीवर बीम अगर वाइब्रेट कर तो कैंटिलीवर की शेप ये बनेगी। तो ये वाला तो सारा इनएक्टिव है ना, इसको क्यों करना, ये तो वाइब्रेट ही नहीं कर रहा। असल तो यहां से वाइब्रेशन शुरू हो रही है। पॉइंट समझ आया? इसको हम एक्टिव मैस कहते हैं। वो सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं। दूसरा, इसमें जो है वो दो बड़ी जबरदस्त चीजें, ये ट्यून मैस डैम्पर लगाया किसके लिए? विंड लोड को बियर करने के लिए और अर्थक्वेक को बियर करने के लिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, इनका एक सेकंड, इनका मैं बस मुझे एक बात बता, इनका क्लेम ये है, इनका क्लेम अगर आप देखेंगे इनके एब्जॉर्बर, इनका क्लेम ये है कि दिस बिल्डिंग कैन सर्वाइव द विंड स्पीड ऑफ, जहां तक मेरे ज़हन में आ रहा है, 131 माइल्स पर आवर। ठीक है, विच इज अबाउट 200 किलोमीटर पर आवर। वो बहुत ज्यादा विंड स्पीड है। एक वो कहते हैं हमारा एब्जॉर्बर ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि अगर इतने पे, क्योंकि आपको पता है बिल्डिंग में एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती बिल्डिंग में, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम कहलाता है, इसकी इनफाइनाइट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो किसी पे भी एक्साइटेशन का खतरा होता है। ठीक है, और इसको डिजाइन और इसको इसकी एडजस्टमेंट भी होती है, यानी कि ये एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता, ये खुद ब खुद एडजस्टमेंट भी कर लेता है अपनी फ्रीक्वेंसी की। खैर वो बात की वो लंबी बात है। और दूसरा, अर्थक्वेक बर्दाश्त करेगा अप टिल 10 रेक्टर स्केल। ठीक है, ये उन्होंने इसके लिए इसको डिजाइन किया हुआ। ये पूछे, क्या पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कि हमें सर विंड की स्पीड तो पता नहीं होती सर, हर टाइम पे डिफरेंट स्पीड होती है सर। उन्होंने फिर उसके मुताबिक कैसे इसकी ओमेगा ओमेगा 22 को सर उन्होंने सेम किया होगा? पहली बात तो ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि एक उन्होंने मैक्सिमम के लिए डिजाइन किया है इसको, कि मैक्सिमम विंड स्पीड कितनी आ सकती है और कितनी रेंज में कौन सी फ्रीक्वेंसी एक्साइट कर। देखिए हर विंड स्पीड पे रेजोनेट नहीं कर सकता सिस्टम, कुछ खास स्पीड्स पे करता है जिसपे आपके वॉर्टिसेस बनते हैं और वो वॉर्टिसेस फोर्सेस लगाते हैं, वो सारा कुछ फ्लूइड के सारी डोमेन है। लेकिन इसकी ये ट्यून मैस डैम्पर होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं आप। एडजस्ट किस तरह कर सकते हैं? ये खुद ब खुद डिटेक्ट करके एडजस्ट करता है। इसकी अगर आप पेंडुलम की, लेट्स से अगर मैं पेंडुलम की लेंथ को चेंज कर दूं, इधर इतना कर दूं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो ये ट्यून मैस डैम्पर जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू जो उसकी मेजरमेंट्स होती हैं बाहर की। ठीक है, एक खास हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सिस्टम इतनी ज्यादा रेजोनेंसेस हो भी नहीं सकती। एक दो रेजोनेंसेस का खतरा होता है और उसको ये बर्दाश्त कर लेता है ट्यून मैस डैम्पर। ठीक है, देखिए इसमें एडजस्टमेंट की अपनी क्वालिटी ओके होती है। सर। आप लेंथ एडजस्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से मैस स्प्रिंग सिस्टम एडजस्ट करना मुश्किल होता है, पेंडुलम में एडजस्ट करना आसान होता है। ज्यादातर बिल्डिंग में पेंडुलम को एज ए एब्जॉर्बर इस्तेमाल किया जाता है। पेंडुलम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी वही हो जो आपके पास जो उसकी फ्रीक्वेंसी है एक्साइटेशन की। इसके अलावा हाँ, एक और एग्जांपल जो मैंने कल दी थी, ये भी बेसिकली डंबल शेप जो लगी होती है ट्रांसमिशन वायर्स में, ये जो आपको नजर आ रही होंगी, ये भी ट्यून मैस डैम्पर्स होते हैं। ठीक है, अभी गौर कीजिएगा, जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें छोटी छोटी ये लगी होती हैं, ये भी ट्यून मैस डैम्पर्स ही होते हैं।
ये भी समझे, ये रबर की होते हैं, इसके अंदर स्टिफनेस भी होती है, इसके अंदर मास भी होता है। इसको एडजस्ट ऐसे करते हैं कि जो अगर इसमें कोई भी चांस है रेजोनेंस का वायर्स में, क्योंकि अगर वायर में रेजोनेंस हो जाए तो ये पूरे स्ट्रक्चर को भी गिरा सकती है, क्योंकि काफी वेट होता है और काफी फोर्स होती है। तो उसके लिए जो है वो आप वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स लगाते हैं, ताकि अगर फॉर एग्जांपल रेजोनेंस हो भी जाए तो वाइब्रेशन एब्जॉर्बर उसको एब्जॉर्ब कर ले, उस स्ट्रक्चर को वाइब्रेट ना करने दे। सारा कुछ समझ आ गया यहाँ तक? ओके। जो हमारा प्राइम पर्पस है वो है Yes, sir. न्यूमेरिकल्स, जिसके लिए मैंने बेसिकली आज का लेक्चर अरेंज किया था। अच्छा, सो पौना घंटा तो हमारा वैसे ही निकल गया इस चक्कर में। अच्छा, एनी हाउ, सो ये हमारे पास हम 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्लास में। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको रिकमेंड किया, एक्सरसाइज में भी है, थॉमसन की बुक में भी है, इनमैन की बुक में से भी है, वो आप थोड़ा सा देखिएगा। न्यूमेरिकल्स का तरीका वही है जो अभी हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखेंगे यहाँ पे भी। अच्छा, ये जो आपके प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम 5.46 है थॉमसन की बुक से, तो मैं इसलिए आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, थॉमसन की बुक से, ठीक है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम 5.46। और ये इन अ सर्टेन रेफ्रिजरेशन प्लांट a section of a pipe carrying the refrigerant vibrates violently at a compressor speed of 232 cpm या rpm। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आपका जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर एक सक्शन लाइन होती है, एक डिलीवरी लाइन होती है। ठीक है, एक सक्शन लाइन होती है और एक डिलीवरी लाइन होती है। जब कंप्रेसर, आपको पता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है, इसे कंप्रेसर ये देता है पल्सेस की फॉर्म में। ठीक है, पल्सेस का मतलब होता है, चूंकि इसका जो मैकेनिज्म होता है वो क्रैंक पिस्टन मैकेनिज्म होता है, तो इसके ऊपर जो पल्सेस आती हैं उसकी वजह से जो डिलीवरी पाइप होती है इसमें वाइब्रेशंस आती हैं। ठीक है, इसको रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आई हैव अ कोलीग हु हैज रिसेंटली कंप्लीटेड अ पीएचडी इन डिजाइनिंग अ वाइब्रेशन एब्जॉर्बर फॉर अ एयर कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, बड़े स्केल का। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट था बेसिकली डिफेंस का, और उन्होंने ये कंप्लीटली रिसेंटली पीएचडी, और उन्होंने पूरा वाइब्रेशन एब्जॉर्बर डिजाइन किया उसके लिए। वो अभी टाइम मिला तो मैं आपसे शेयर करूंगा अगर टाइम अलाउज है। एनीहाउ, सो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि आपके पास जो डिलीवरी लाइन है, जब कंप्रेसर पल्सेस दे रहा है इसको, तो आपकी डिलीवरी लाइन जो है वो बहुत ज्यादा वायलेंटली वाइब्रेट कर रही है, जो कि वूमन करती है रेफ्रिजरेशन प्लांट में। और उसकी जो जो और वो कंप्रेसर स्पीड पे कर रहा है, यानी कि जिस पे आपकी ओमेगा आ रही है उस पे ही आपका जो जो आपकी पाइप है वो वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, यानी कि आप कह लें आपकी जो पाइप है वो काइंड ऑफ रेजोनेंस में है, यानी कि आपकी जो पाइप है वो वाइब्रेट कर रही है उस स्पीड पे जिस स्पीड पे आपके पास कंप्रेसर की स्पीड है। तो ओमेगा आपके पास आ गई 232 इंटू 2 पाई/60, क्योंकि आपने सबको रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जब इसे रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 24.3 रेडियंस पर सेकंड। तो ये आपका ओमेगा आ गई, जिससे अच्छा पाइप आपका आपका मेन अब सिस्टम जो वो पाइप है। ठीक है, पाइप का मतलब ये कंप्रेसर है और ये आपका डिलीवरी पाइप है। ठीक है, अब ये आपका क्यों क्यों कंसर्न है, अगर ये वाइब्रेट करती रहेगी हो सकता है वो कहीं से जॉइंट ब्रेक कर दे, हो सकता है यहाँ पे कुछ बेंड हुआ हुआ बेंड से ब्रेक हो जाए, तो ये हम नहीं कर सकते। और हमें पता लग गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, ये वही फ्रीक्वेंसी है जिससे आपका कंप्रेसर वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, it is proposed to clamp a mass spring system to a pipe to act an absorber। तो क्या मशवरा दिया गया है कि आप इस पाइप के साथ एक मैस स्प्रिंग सिस्टम अटैच कर दें। ठीक है, टू एक्ट एब्जॉर्बर के तौर पे, ताकि अगर वो वाइब्रेट कर भी रहा है तो वो जो है वो एब्जॉर्बर उसको एब्जॉर्ब कर ले। अच्छा, ये तरीका इंडस्ट्री का तरीका है कि वो मैं आपको बताता हूँ, ये न्यूमेरिकल के बाद आपको बताऊंगा कि ये वाला मेथड इंडस्ट्री का एक्चुअल मेथड है वाइब्रेशन एब्जॉर्बर डिजाइन करने का, और वो क्यों है अभी आप देखिएगा। अ 2 पाउंड एब्जॉर्बर, 2 पाउंड एब्जॉर्बर, अब इसका जो मैस लिया है वो 2 पाउंड लिया है, ये ट्रायल मैस है, इनको नहीं पता ये कितना होना चाहिए। ठीक है, 2 पाउंड ट्यून टू 232 सीपीएम, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो आपके पास ओमेगा है, दैट इज 232, या इसको हम ये कह लेते हैं दैट इज
24.3 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली वही होगी। अगर आपको एब्जॉर्बर मास का पाउंड्स का पता तो आप के तो डिटरमिन कर ही सकते हैं ना। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको इसकी इंडिविजुअल नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी आप कर सकते हैं, ओमेगा 22 है ना। ओमेगा 22 क्या है, अंडर रूट के बाय एम, फॉर एग्जांपल K2 बाय M2 कर लें इसको बेशक। ठीक है, तो आपको K2 फाइंड करना है, तो ये तो आपको पता 24.3 स्क्वायर है और M2 आपको पता है ये 2 पाउंड है, तो आप K डिटरमिन कर सकते हैं, इससे मुश्किल तो नहीं है। तो आपको लेकिन ट्यूनिंग उसकी वही होनी चाहिए जो आपके पास कंप्रेसर की स्पीड है। अच्छा, जैसे ही आपने ये लगाया तो प्रॉब्लम क्या हुई कि आपके पास सिस्टम चूंकि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गया, एक ये सिस्टम है जो कि पाइप है और एक आपके पास ये है, तो सिस्टम की दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज बन गई। एक हम कहते हैं ओमेगा 1 जो कि 198 CPM साइकिल्स पर मिनट, और एक बन गई ओमेगा 2 जो है 272 CPM। जब भी आप एब्जॉर्बर मास लगाएंगे तो एक जो खतरा होगा वो ये होगा कि सिस्टम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा और अब दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज बन जाएंगी, और ये आप डिटरमिन कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको बताता हूँ, ये भी डिटरमिन हो जाती है। अच्छा, अब हो सकता है कि अब खतरा क्या होता है, लेट्स से आपके कंप्रेसर की स्पीड तो 232 है, तो ये तो आपको पता लग गया जैसे ही आप इसको ट्यून करेंगे 232 पे तो आपकी पाइप की वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, XP जो कि पाइप की वाइब्रेशन है वो 0 पे चली जाएगी, क्योंकि वो ट्यून कर दिया आपने, ओमेगा को ओमेगा 22 के बराबर कर दिया, तो आपकी जो मेन जो वाइब्रेशन है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन खतरा क्या है कि अगर ये स्पीड फ्लक्चुएट कर जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये स्पीड लेट्स से हमें खतरा है कि ये 198 के करीब चली जाएगी या ये 272, तो ये सिस्टम रेजोनेट कर देगा बड़े बुरे तरीके से। यानी कि अगर तो ये इतनी नैरो रेंज में ऑपरेट 232 या 230 या 235 या 225 में ऑपरेट करता है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें खतरा है कि चूंकि आपको पता है कंप्रेसर पे लोड पड़ता है, लोड्स के साथ आरपीएम की वेरिएशन होती है, तो ये खतरा ये है, इस न्यूमेरिकल में ये बताया जा रहा है, खतरा ये है कि इसकी स्पीड फ्लक्चुएट कर सकती है बिटवीन 198 और 272। तो अगर वो उसकी जो कंप्रेसर स्पीड है 198 पे चली गई तो सिस्टम एब्जॉर्बर का तो काम खत्म, सिस्टम पूरा रेजोनेट कर देगा समेत एब्जॉर्बर के, तो ये डेंजरस होता है। सिमिलरली अगर वो 272 पे चली जाएंगी फिर भी सिस्टम रेजोनेट कर देगा। अब वो कह रहा है कि आप इस सिस्टम को ऐसे डिजाइन करें इसकी पहली नेचुरल फ्रीक्वेंसी 160 पे चली जाए, यानी कि 198 से पुश होकर 160 पे, और दूसरी जो है वो 320 पे। ये सारा कुछ समझ आया? यस सर। सर हम डिफरेंस बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि रेजोनेट ताकि आसानी से ना वो हो सके। इवन अगर उसकी स्पीड फ्लक्चुएट कर भी जाती है 198 272 पे तब भी सिस्टम रेजोनेट ना करे, समझ आया? ये हमारा पर्पज है। अब आपको देखिए अगर आप इंडस्ट्री में मौजूद है और आपको पता है तो आपको पता होगी आपकी कंप्रेसर की आरपीएम फ्लक्चुएशंस क्या है, क्योंकि आप टैकोमीटर रख के और ये पता होती है उनको लोड के लिहाज से आरपीएम वेरी करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास लोड के कितना लोड की वेरिएशन है, उसके अगेंस्ट आपके पास कितनी वेरिएशन आरपीएम की आ सकती है। आपने यही बात गौर की होगी, कभी जनरेटर आपके घर में चल रहा हो, जैसे आप लोड डालते हैं आरपीएम कम हो जाते हैं। वजह क्या होती है, एक सर्टेन लेवल पे, उसमें ये कि लोड से आरपीएम कम होते हैं, जो रेजिस्टेंस मिल रही होती है, इतने ज्यादा कम नहीं होते। लेकिन अगर आपको रेंज पता है, अब ऐसे उसे 2 पाउंड का एब्जॉर्बर मैश लगाया जिसकी वजह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी नेचुरली बन गई, वो 198 272 बन गई नेचुरली, मतलब आपने कुछ किया नहीं है अभी तक, अभी तो आपने सिर्फ एब्जॉर्बर लगाया है। लेकिन आप कहते हैं नहीं यार ये खतरनाक है, ये काम ये हो सकता है ये रेजोनेट कर जाए, इसकी आरपीएम फ्लक्चुएशन इस लेवल की है, तो आप इसको और पुश करना चाह रहे हैं, यानी कि 198 को 160 पे, ताकि इवन अगर ये 198 और 272 भी अचीव कर लें तो ये रेजोनेट ना करें। ये बात को पॉइंट समझ आया? ओके यस सर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आप गौर से देखें। आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट मस्ट बी द वेट एंड स्प्रिंग स्टिफनेस, यानी कि एब्जॉर्बर का वो कौन सा मास और स्टिफनेस होगी जिस पे आपका एब्जॉर्बर एक्ट तो एब्जॉर्बर ही करेगा, मतलब वो वही काम करेगा जो एब्जॉर्बर का काम होता है, यानी कि वो उसको उस 232 पे एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को भी दोनों तरफ पुश कर देगा वे। ये पॉइंट समझ आए? यानी कि एब्जॉर्बर के तौर पर तय करेगा ही करेगा, लेकिन आपके पास जो है वो
अब उसकी जो क्या कह लें नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को और परे ले जाएगा। ये हमारा पर्पज है इस न्यूमेरिकल में, जो ज्यादातर जो है वो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए करते हैं। ओके, हमें हमारे पास M2 पता है। अच्छा, M2 हमने ट्रायल मैच लिया था 2 पाउंड्स का। इसको अगर आप कन्वर्ट करें केजीज में तो इट्स बिकम 0.91 केजी। ठीक है, ये आपका ट्रायल मैच है। अच्छा, आपके पास जो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 है, जो कि हमें पता है वो है 232 सीपीएम या आरपीएम, और उसको जब आपने कन्वर्ट किया है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दैट इज 24.3 रेडियंस पर सेकेंड। यहाँ पर कन्वर्टेड वैल्यू है। ठीक है, अब जिसके नतीजे में नेचुरल फ्रीक्वेंसी बन रही है, नेचुरली जो बन रही है वो बन रही है, अगर आप कन्वर्ट करें 198 को इंटू 2π/60, ये आपने काम स्टैंडर्ड करना है जो कि आपको ज्यादातर आरपीएम में गिवन होंगी। तो आपने इसको कन्वर्ट करने के लिए ये इसकी मैं ओमेगा 1 का मतलब फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2 का मतलब सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंटू 2π/60, तो ये आपके पास बनेगी। सर ये हमें आरपीएम तो नहीं गिवन। सीपीएम वही बात होती है, ये देखें साइकिल्स पर मिनट, साइकिल्स पे। और उसको आरपीएम भी कहते हैं। आरपीएम भी कह सकते हैं, सीपीएम भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है। ठीक, 20.7 रेडियस पर सेकेंड, और अगर आपको रेडियन पर सेकेंड में गिवन हो फिर तो टेंशन, पे तो डायरेक्टली आप यूज कर लें। और ये आपके पास है 28.5 रेडियस पर सेकेंड। तो ये आपके पास दो रेजोनेंसेज आ गई हैं। आपकी एक्चुअल ऑपरेटिंग स्पीड 24.3 है, एक रेजोनेंस नेचुरल जो हुई है वो 20.7 पे और दूसरी उस पे। अच्छा, पहला काम आप ये करेंगे कि आप इसको ओमेगा 2 से डिवाइड करेंगे टू गेट अ रेशो। ये पॉइंट जरा गौर से समझ लीजिएगा, ये बनेगा 0.852 रेशो। ठीक है, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 2 ये बनेगा 28.5 डिवाइड बाय 24.3, यू गेट एन आंसर ऑफ 1.172। ये काम आपने पहले करना है, पहले स्टेप में। ठीक है, कि आपने जो दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है उसको ओमेगा 2 जो आपके भी एब्जॉर्बर की या जो आपकी बेसिकली बराबर, आप ये बराबर होंगी तो एब्जॉर्बर काम, अगर आपके ये बराबर नहीं है फिर एब्जॉर्बर नहीं काम कर सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको अनइक्वल कर दें एब्जॉर्बर का काम खत्म, न्यूमेरिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन मस्ट है, ये कंडीशन मस्ट है कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए आपस में, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2। सर जी पूछें। जी पूछें सर, ये ओमेगा 2 में सर क्या फर्क है सर? ओमेगा आपके पास एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है जो सिस्टम में कहीं बाहर से आ रही है। जिस तरह मिसाल के तौर पे इस केस में मैंने आपको बताया कि अगर ये आपके उस कंप्रेसर में कोई मोटर रोटेट कर रही है तो उसकी जो ओमेगा होगी वो इसकी एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी होगी, और ओमेगा 2 जो है वो आपकी K2 और M2 की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। एब्जॉर्बर के लिए जरूरी है कि ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में बराबर होनी चाहिए। सर ये ओमेगा 2 सर, ये जो आपने लिखी है ओमेगा ओमेगा 2 और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये वो फ्रीक्वेंसी है जब आप सिस्टम को उसके साथ एब्जॉर्बर अटैच कर देंगे तो पाइप जो है वो एक सिस्टम बन जाएगा। इसकी भी स्टिफनेस और मास होगी, पाइप की भी स्टिफनेस और मास होती है, और आपके पास एब्जॉर्बर की भी स्टिफनेस और मास है। तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा। जब ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा तो इसकी दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज बन जाएंगी, नेचुरली आप करेंगे नहीं, नेचुरली बन जाएंगी। और वो नेचुरली ये दो बनेंगी, एक 198 और एक 272, वो नेचुरली बन जाएंगी। ये वो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं जो एब्जॉर्बर लगाने के बाद जो है वो बनेंगी। समझ आ गया पॉइंट? ठीक है, ये आप नहीं कर रहे, यानी कि ये आपके खुशी से नहीं ये कर रहे, ये खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सिस्टम, देखिए सिस्टम की फिजिक्स भी है ना, सिस्टम के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जब आप कोई भी सिस्टम में काम करते हैं, अपनी एडिशंस करते हैं या अपने लिए कुछ थोड़ी सी एडिशंस करते हैं, तो सिस्टम को एक नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि सिस्टम में कुछ और अनवांटेड चीजें आ जाती हैं। यानी कि जिस तरह इस केस में आपके पास क्या आ गया, इस केस में आपके पास अब खतरा और शायद बढ़ गया है कि पहले जो सिस्टम शायद 1 पे रेजोनेट करे, अब तो वो 2 पे रेजोनेट कर सकता है। यानी कि वो
अगर सिस्टम की ओमेगा जो है वो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 हो जाए तब भी सिस्टम रेजोनेट कर देगा, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 हो जाए तब भी सिस्टम रेजोनेट कर देगा। ये पॉइंट समझ आया? तो सर हमारी जो ओमेगा 22 है इसका हमारे पास सिस्टम की ओमेगा पे क्या इफेक्ट होगा? नहीं, ये तो बराबर होनी चाहिए ना एब्जॉर्बर के लिए। सर मतलब अगर हमारे पास सिस्टम की कंफ्यूजन जो हुई? सर सिस्टम का जो ओमेगा है वो ओमेगा 22 के बराबर होना चाहिए बेसिकली। ये एब्जॉर्बर की कंडीशन है, ठीक है। सही है सर, अब तब भी इसके वो बाद करेगा। हाँ तब अगर वो लेकिन करेगा। वो इनमें से किसी एक के बराबर होगा तो रेजोनेट कर जाएगा। हाँ, अगर ये ओमेगा किसी ओमेगा 1 या 2 के बराबर हो गया, ओमेगा 2 से हट गया, चूंकि हटेगा तो ओमेगा 1 या 2 के बराबर होगा ना, तब रेजोनेट कर देगा सिस्टम। ये उससे ये क्या है, एब्जॉर्बर का कॉन्सिक्वेंस है। कोई भी इंजीनियरिंग का सिस्टम ऐसा नहीं होता जो कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये याद रखिएगा। उसका एक कॉम्प्रोमाइज होता है, यानी कि जब आप एक चीज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा का कहीं पे उसका नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। तो समझ मतलब आया? हमने जो हमारा एब्जॉर्बर होगा हमने उसको इस तरह डिजाइन करना है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए। मैच मतलब करेगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 22 हो जाए तो हमारे पास फिर इस तब तरह ये आपस आपका। में रेजोनेट करेंगे। सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और एब्जॉर्बर की रेजोनेट करेगी तो वो एक दूसरे को फिर सपोर्ट करेंगे उसके अंदर नहीं एब्जॉर्प्शन नहीं, में, ये वाइब्रेशन की। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इनफैक्ट इसका फायदा क्या हुआ कि X1 से वाइब्रेशन एब्जॉर्ब, इसे वाइब्रेशन एब्जॉर्बर क्यों कहते हैं, ये यस X1 सर, से वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, सही हो ठीक गया है। सर। इसलिए, और ये खास कंडीशन पे करता है, ये कंडीशन ना हो तो फिर शायद वो ना कर सके एब्जॉर्ब। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो अभी ये बात कर रहे थे, इसका जो नुकसान है वो ये है एब्जॉर्बर का कि ये दो रेजोनेंस का खतरा पैदा कर देगा। एक की बजाय अब दो रेजोनेंसेस हो गई है। अब सिस्टम, मैंने आपको जिस तरह अभी इससे पहले बात हो रही थी कि इंजीनियरिंग का सोल्यूशन ऐसा नहीं होता कि आप कहें जी वाह ऑप्टिमम या परफेक्ट सोल्यूशन है। जब भी आप कोई एक सोल्यूशन अचीव करते हैं तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है नेट, ठीक है। और वो कॉन्सिक्वेंस आप कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल अपनी गाड़ी के अंदर बड़े टायर लगवाते हैं, और आप बड़ा टायर लगवाते हैं कि यार मेरी गाड़ी की ना ग्रिप अच्छी हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद बहुत सारे मेरे से एग्री करें इस बात से, और वाकई ग्रिप अच्छी हो जाती है। आपके टायर के चौड़े होंगे, आपके टायर बड़े साइज के होंगे, आप जब गाड़ी हाई स्पीड पर ड्राइव करेंगे तो स्टेबल होगी। इसका नुकसान क्या होगा, तो बता सकता इंजन को ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। है? टायर का इनर्शिया ज्यादा होगा, और इनर्शिया की वजह से इंजन को ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, उसकी वजह से इंजन की लाइफ और कम ज्यादा हो यूज करेगा। कम हो जाएगी। अब ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। देखिए, ये आपने फायदा तो अचीव कर लिया उससे कि आपकी स्टेबिलिटी भी अच्छी हो गई, आपकी बाकी सब, लेकिन आपने एक चीज कॉम्प्रोमाइज कर दी, वो है इंजन की लाइफ। जिस जिस पे वो इंजन डिजाइन किया हुआ था, जिस टायर के आरपी रेडियस के ऊपर या जिस इनर्शिया के ऊपर, आपने उससे बड़े टायर लगाए हैं। इवन मैंने अपनी गाड़ी में बड़े टायर लगाए हुए हैं, लेकिन एक कॉन्सिक्वेंस है उसका, एंड आई नो दी कॉन्सिक्वेंस, कि उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, वो क्या है कि उसकी लाइफ कम हो जाएगी। इसी तरीके से आप कोई भी इंजीनियरिंग सोल्यूशन निकालते हैं तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। उसको आप कम जरूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे क्या बात हुई कि आपके पास जो सिस्टम अब दो जगह पे रेजोनेट कर सकता है, ये खतरा पैदा हो गया है एब्जॉर्बर लगाने के बाद। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ज्यादा ये कर सकते हैं कि आप इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को थोड़ा दूर धकेल दें, ताकि आपका सिस्टम अगर उस आरपीएम में फ्लक्चुएट कर भी रहा है तो वो रेजोनेट ना करे। ये पॉइंट समझ आया? यानी कि उसके इफेक्ट को हम कम करने की कोशिश करें, खत्म नहीं कर सकते। रेजोनेंसेस खत्म नहीं की जा सकती, ये नामुमकिन है। हाँ, उसके खतरे को टाला जा सकता है, उसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब गौर करें, जो हमारा मेन पर्पस है वो क्या है, कि ओमेगा 1 हो। गौर से देखिएगा, ये हमारा पर्पस है। वो तो ये वाला जो है वो ये तो हमारा नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। नेचुरल कॉन्सिक्वेंस मतलब जब आपने एब्जॉर्बर लगाया तो नेचुरली उसकी दो फ्रीक्वेंसीज बन गई। आपका पर्पस ये है जो न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि पहली फ्रीक्वेंसी हो 160 इंटू 2π/60, जो कि आपके पास बनेगी 16.75 रेडियंस पर सेकेंड, और ओमेगा 2 बनेगी जो कि आपके पास दूसरी जो आपने बेसिकली सिस्टम से करना है वो है 320 इंटू 2π/60, क्योंकि ये सीपीएम में।
और ये बनेगी 33.49। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इसको दूर धकेलना चाह रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम करते क्या है, अच्छा ये आप गौर करें तो ω1 ओवर ω2 अगर हम इसको डिवाइड करें इस रेशो से, तो ये रेशो बनेगी 0.69 और ω2 ओवर ω22 इक्वल्स टू 1.38। यानी कि आप समझे कि 0.85 से 1.172 के बजाय 0.69 और 1.38 में ले जाए, ताकि थोड़ी सी इसको परे धकेल दें। उसके लिए आपने इस वैल्यूज को वाले गौर, हम एक ग्राफ यूज करते हैं, ये ग्राफ आपको पेपर में गिवन होगा, और वो ग्राफ है ये वाला, ठीक है। ये आपको पेपर में ग्राफ गिवन होगा, ठीक है। इस ग्राफ में आपने क्या करना है कि आपको ओमेगा ओवर ω22 की दो वैल्यूज गिवन है। अब हम पहले अभी नेचुरल कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं इस वाले की, मैं इसको यहाँ पे ये वाली जो हमारे पास ये दो वैल्यूज है इसको मैं वहां पे कॉपी कर लेता एक्सक्यूज मी सर। हूँ जी। सर आपने कहा कि सर जो ओमेगा है सर वो हमारे जो है कंप्रेसर की वजह से सर आ रहा है। जी तो सर आपने ये भी कहा है कि जो है हमारा कंप्रेसर उसके सर आरपीएम फ्लक्चुएट करेंगे सर, इसका मतलब है ओमेगा भी चेंज हो जी, ओमेगा सकता है चेंज सर। होगा, मतलब देखें अगर उसके 230 के बजाय 220 हो जाते हैं तो एक फायदा तो ये होगा कि ठीक है, अब तो वो पाइप इटसेल्फ ही रेजोनेट नहीं कर रही ना, ये पॉइंट समझ आया। जब आरपीएम तो सर जो हमारे पास ये हाँ आपने सर। दो रेंजेस बताई हैं, जिस तरह हमारे पास ये 272 और 198 की रेंज है, तो जी ये वही रेंज है ना कि अगर हमारे पास आरपीएम फ्लक्चुएट करेगा तो वो इस रेंज के अंदर ही रहेगा। हाँ, मतलब दोबारा बताएं जरा। सर मतलब उन्होंने आरपीएम की फ्लक्चुएशन की हमें ये दे दी है ना फ्रीक्वेंसीज, कि अगर हमारे पास जितना भी आरपीएम फ्लक्चुएट करे तो 198 और 272 के दरमियान में ही फ्लक्चुएट करेगा, या इन नहीं दोनों पे नहीं ऑपरेट करेगी, नहीं, ये दोनों नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं जिनके ऊपर रेजोनेट जिसको करेगी ना वो। रेजोनेट कर देगा सिस्टम, सिस्टम पूरा। सही है सर, एब्जॉर्बर सिस्टम को पूरा हटा दें, रेजोनेट कर पूरा जाएगा। सिस्टम ही मतलब एब्जॉर्बर समेत आपकी पाइप भी टूट जाएगी साथ से, ठीक है। सही है सर। मतलब ये सिस्टम ओवरऑल रेजोनेट कर देगा, क्योंकि अब ये टूट गई फ्रीडम बन गया ना, ये नेचुरली बन गई है इसकी। तो सर वो जो आपके हमारे पास पास रेजोनेट करेगा वो आरपीएम जो हम अभी सर हम कह रहे हैं कि फ्लक्चुएट करेंगे, हाँ तो जी, उस आरपीएम फ्लक्चुएट होने की वजह से हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द अब्जॉर्बर चेंज होगी, ओमेगा 2 इफेक्ट होगी उससे। नहीं नहीं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो चेंज देखे, अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी तब जनरेट होगी जब K2 और M2 हमने लगा दिया है। यस लेकिन ये सर। पाइप को देखिए, ये पाइप क्या, ये भी तो स्टिफनेस और मैस ही है ना, पाइप में कुछ यस सर। स्टिफनेस और मैस है, यस सर। ठीक है। और हमने इस पे एक और एब्जॉर्बर मैस और स्टिफनेस सर लगा वो दिया, ठीक हो गया, समझ आ गया। समझ आ गया ना। तो यस सर। सिस्टम, इसकी वजह सिस्टम की दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज बन जाएंगी, सही हो गया। वो ये बनेगी नेचुरली जब आप 2 पाउंड का वाइब्रेशन एब्जॉर्बर खुद ही यस लगाएंगे, सर, खुद ठीक करेंगे। हो गया। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ω22 तो चेंज ना हो, लेकिन नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर धकेल दें हम किसी तरीके से, और वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे धकेली जाती है। समझ आ गया आपके पास दो। अच्छा, ये वाई एक्सिस पे देखें, वाई एक्सिस पे आपके पास एक है ओमेगा ओवर ω22 और एक्स एक्सिस पे मैस रेशो। तो आपने क्या करना है कि आपने लाइन ड्रॉ करनी है पहली वैल्यू से 0.85, गौर से देखिएगा, ये देखें 0.85 अंदाजन लिया और मैंने एक लाइन यहां ड्रॉ कर दी, ठीक है। और दूसरी वैल्यू है, यानी कि ω1 को आप नीचे होगी, ω2 ऊपर होगी, और वह 1.172, वो अंदाजन तकरीबन यहां पे आ रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो आपके पास कर्व बनी हुई है, ये जो कर्व है, ये बेसिकली ω2 टू ω11 इक्वल्स टू 1 है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इवन ये आपस में भी रेजोनेट कर जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो आपकी जो ओमेगा है, जो इसकी आपस की भी फ्रीक्वेंसी से, खैर इसको आप छोड़ दें, इसकी एक लंबी थोड़ी सी, इसको छोड़ दें। अब गौर करें कि आपके पास ये दो वैल्यूज जो हैं 0.852 और 1.172, ये इस तरीके से आ रही हैं कि ये कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रही हैं। यस सर। समझ आ गया ना। ये अमूमन Yes, sir. होगा जब आपको दो वैल्यूज होंगी ना, वो कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करेंगी, ठीक है। और म्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.1, ये समझ आया,
ग्राफ आपने ये ऐसे यूज करना है। यस सर। आपने म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है रेशियोज की बेस पे। आपको ये पता लग गया कि ये इसलिए हो रहा है कि म्यू की रेशियो 0.1 के पास है, यानी कि इसका सर, मतलब क्या हुआ? एक्सक्यूज मी सर। जी 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 पूछो पूछे। सर ये ग्राफ से हमने पेपर में भी लाजमी इसको वेरीफाई करना है या सिर्फ समझाने के लिए? नहीं पेपर में यूज करना है, इसके बगैर तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर सकते। सही ये है सर। ग्राफ के बगैर न्यूमेरिकल सॉल्व करना नामुमकिन है। ठीक है, ओके। आपके पास अच्छा म्यू क्या होता है? म्यू होता है m2 ओवर m1। अच्छा आप मुझे बताएं, क्या ये आसान है कि मैं इस पाइप का मास निकाल लूं अगर ये सिस्टम में लगाओ? प्रैक्टिकली जरा इमेजिन करें इस चीज को। ये पॉइंट समझ आया मेरा कि नहीं आया? क्या आप इस सर दोबारा पाइप बताइएगा। का रिपीट करें सर। मास निकाल सकते हैं अगर एक कंप्रेसर, ये एक असेंबली लगी है, कंप्रेसर के साथ एक पाइप अटैच है, 7 जॉइंट्स लगे हुए हैं, आप इस पाइप का मास निकाल सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं? नो सर। नो नहीं सर। कर सकते। ये वो खतरा है जिसकी वजह से हम ट्रायल मैच लगाते हैं। ठीक है, ट्रायल मैच क्यों लगाते हैं? वही काम मैं कर, ये इंडस्ट्री का तरीका बता रहा हूं। और वो क्यों लगाते हैं? ताकि आपको M1 पता लग जाए। और M1 क्या है ये देखें, हमने ट्रायल मैच लगाया 0.91 का, ये तो ये जो हमें पता ना M2 का ट्रायल मैच, ये तो हमने खुद ही लगाया। M1 है वो मैच जो कि एक्चुअली में वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, और वो हमें नहीं पता। जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें क्या पता लगा? दिस इज 9.1 kg। ये पॉइंट समझ आया? आपका जो एक्चुअल मैस, जो पाइप का मैस वाइब्रेट कर रहा है वो है 9.1 kg। सर ये M2 गिवन था सर 0.9। ये दोबारा बता दें सर एक बार। मैं दोबारा बताता हूँ। जो M2 था वो आपने खुद ही एक ट्रायल के तौर पे लिया है, आपने खुद ही ट्राई किया है। आप 1 kg ले लें, 2 kg ले लें, लेकिन आपने उसको सेट ऐसे किया कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहरहाल 232 CPM पे ही आए। ठीक है, ट्रायल मैच तो आप 1 kg ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने K और M की रेशियो ऐसे सेट करनी है कि अल्टीमेटली आपके पास जो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 हो। उसके नतीजे में जो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनेगी वो तो नेचुरली बन जाएगी, और वो ये होंगी। ठीक है, 198 और 272। उससे आपने क्या किया? ग्राफ यूज किया, और ग्राफ यूज करके आपने म्यू निकाल लिया, मैस रेशो। म्यू आपको पता लग गई, M2 आपको ऑलरेडी पता था क्योंकि वो आपने खुद लगाया था। आपको पता लगा कि M1 क्या है? M1 वो है जो आपका अपना ट्रायल, जो आपका एक्चुअल मैस है जो वाइब्रेट कर रहा है पाइप का, वो पता लग गया। वो आप ऐसे नहीं पता लगा सकते, आप मेजर नहीं कर सकते अगर वो सिस्टम असेंबली के अंदर मौजूद है। पॉइंट समझ आ गया मेरा? इंडस्ट्री में मैं बेस्टवे सीमेंट गया था, उसमें एक पाइप में इशू आ रहा था, एब्जॉर्बर वहां लगाना था, और एग्जैक्टली यही तरीका उन्होंने यूज किया। और मैं हैरान रह गया कि एक न्यूमेरिकल जो है, मतलब एक सिंगल न्यूमेरिकल ऑफ अ बुक, उन्होंने उसके 50,000 चार्ज किए उनको। एक जो उनकी पाइप आ रही थी, जो स्टीम की पाइप थी, वो वाइब्रेट कर रही थी बहुत ज्यादा, और उन्होंने उसका सिर्फ एब्जॉर्बर लगाया है, कुछ भी नहीं किया, एक मैस और स्प्रिंग लगा दिया, और उसके उन्होंने 50,000 चार्ज कर लिए। लेकिन वो किस बेसिस पे किए? वो ये सारा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब इंडस्ट्री वालों को नहीं पता था ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने पहले ट्रायल मैच लगाया, ट्रायल मैच से जब ट्रायल मैच देखा, फिर उन्होंने यहाँ पे, उनके पास पता होता है कि अगर ये मैच होगा तो ये होगा, इस ये रेशियोज बनेंगी। वो सेंसर से मेजर करते हैं क्या फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। ठीक है, पहले RPM मेजर करते हैं, सारा कुछ मेजर करते हैं, फिर वो ट्रायल मैच लगाते हैं, वहां से सिस्टम का मेन मैच डिटरमिन करते हैं कि वो डिटरमिन, और हाथ में उन्होंने कॉपी पेंसिल पकड़ी होती है, वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं बैठ के, अच्छा यार ये बनेगा। फिर वो अब जो तरीका आगे बताने को, फिर वो ये करते हैं। ठीक है, वो शिकायत करते हैं कि जी ये इसमें फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, वो RPM को, फ्लक्चुएशंस को नोट करते हैं कितनी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। ठीक है, तो ये बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है, और उन्होंने मेरे ख्याल 2 घंटे लगाए, 50,000 रुपये ले गए वो उनसे, इस न्यूमेरिकल की बेस पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, जो हमने जी। म्यू फाइंड करना होगा सर, वो हमेशा इसी तरीके से फाइंड करेंगे हाँ, सर? म्यू ऐसे ही फाइंड करना पड़ेगा, म्यू का और कोई तरीका नहीं है। एब्जॉर्बर, इवन उनके पास भी ये ग्राफ पड़े होते हैं, एब्जॉर्बर का डिजाइन विदाउट ग्राफ नहीं होता,
ये आपको बता दूं। सर ये एक ही पॉइंट पे कट ना कर रहे हो सर ग्राफ को, सर फिर हम म्यू कैसे फाइंड करेंगे? हाँ वो मैं आपको बताता हूँ, उसको मैं थोड़ा ठहरे। अब बोलते ये करीब करीब कट करेंगे, ना करें तो मैं आपको तरीका बताता सर हूँ। जी सर ये ग्राफ में जो हमारी रेशियो है सर, मतलब वाई एक्सिस में सर, वो सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी और ऑब्जर्वर की नेचुरल फ्रिक्वेंसी की। हाँ, उसकी रेशियो है ओमेगा और ओमेगा 2 ये उसकी रेशियो है, जो रेशियो बनेगी उसको कोई सर नंबर आएगा। ओमेगा तो सर हमने वो जो फोर्स लगेगा सर उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं बोला था सर। नहीं वो ओमेगा वही है ना। नहीं नहीं देखिए, ये तो सिस्टम को डिजाइन करना है ना, ओमेगा तो लग रही है ना, अब सिस्टम को डिजाइन करना है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी दूर चली जाए। ये मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड तक ठहरिएगा, मैं इधर मुझे एक सेकंड दे। अब आ जाए प्रोपोज के ऊपर। पहली प्रोपोज्ड वैल्यू है ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 0.69 और दूसरी है ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 2। ये आप चाहते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी तकरीबन इतनी दूर चली जाए। अब आप यही काम करें दोबारा। अब 0.69 का मतलब है अंदाजन ये, जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। अंदाजन मैं कह रहा हूं, ये 100% आप कर भी नहीं सकते, अंदाजन कर सकते हैं, मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होंगी। और ये है 1.38, ये देखिए, देखिए सर हम कह रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड ओमेगा पे ओमेगा 2 है, तो सर अगर हम फॉर द सिस्टम इन रेजोनेंस वैल्यूज के अलावा चेक करें तो वो तो दोनों सेम होती हैं, जैसे आपने कहा था ओमेगा 0 ओमेगा 2 हो जाएगा, तो वन आंसर नहीं आएगा हमारे पास उस केस में। ओमेगा 1 ओमेगा 2 सर आपने कहा था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 होता है हाँ ना, हाँ जब हाँ हमारे बिल्कुल, पास तो उस केस में हमारे पास हाँ 1 नहीं हो जाएगी जब हम उस हाँ, फ्रीक्वेंसी पे इसको ऑपरेट ओमेगा करवाएंगे। और ओमेगा 2 तो 1 ही होगी, यस। लेकिन ये जो सही हो गया ओमेगा सर। 1 और ओमेगा 2 जो है, ये सिस्टम की उसके नतीजे में दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज बन रही है जो जी थोड़ी सर दूर। वो मैं समझ गया, वो समझ गया। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, हाँ थैंक जी यू वो सर, 1, थैंक यू। वो 1 नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ पे जो आप बात करें ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इशू नजर आएगा। वो इशू क्या नजर आएगा, अब आप जरा गौर करें, अब आपने मैथ रेशियो ही डिटरमिन करनी है, ठीक है। तो अगर मैं गौर करूं तो ये तकरीबन जो है ना वो ये गौर करें, अब ये चूंकि 100% एक पॉइंट पे नहीं है, तो तकरीबन इसकी वैल्यू बन रही है म्यू इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.48। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह रहा हूँ। अब आप बेशक दोनों की अगर एक आगे हो और एक पीछे हो, ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। ये नहीं होगा कि एक इस पॉइंट पे है तो एक इस पॉइंट पे, ऐसा नहीं होगा कभी। इनमें ना मामूली सा फर्क हो सकता है, बहुत मामूली सा फर्क। उस सूरत में आप एवरेज ले लें, दोनों की ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू की एवरेज ले लें, ठीक है। या आप लोएस्ट वैल्यू भी ले सकते हैं। मतलब ये जो अप्रोक्सीमेशन है, ये बहुत 100% आपको नहीं मिलेगी, ये वैल्यू एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, करीब करीब मिल जाएंगी। यानी कि मैंने यहाँ पे तकरीबन 0.48 ले लिया। पॉइंट समझ आया? अच्छा, इस मैथ्स रेशियो का फायदा क्या है, किसी को बता सकता है मैंने क्यों निकाली है मैथ्स रेशियो? सर फार्मूले में पुट करने के लिए। किस वाले? सर वो जो आपने कल डिराइव नहीं करवाया। मैंने निकालना क्या है, मतलब मैं क्या क्या चीज सर निकालना आप चाह सर स्टिफनेस निकलवाना चाह रहे सर हैं ना। सिस्टम का मैथ निकालना है हाँ। सर। सर इससे फिर हमें K और M पता चलना। हाँ, हमें बेसिकली देखें, क्या मैं M1 चेंज कर सकता हूँ? नो नो सर। नहीं कर सकता, तो मैं क्या चेंज कर नो सकता हूँ? सर। M2 नो सर। M2 चेंज यस कर सकता हूँ। सर। M2 चेंज हम कर सकते M2 हैं, यहाँ से निकाल M2 लेंगे, निकाल लेंगे। 0.48 इक्वल्स टू 0. सॉरी M2 डिवाइड बाय 0.91। M1 तो M2 आपके पास आ गया 4 पॉइंट, निकाल देते हैं, 0.44। सॉरी ये 9.1 था, सॉरी 9.1। 4.4 kg। अब पता लगा कि जो अगर आप फ्रीक्वेंसी धकेलना चाहते हैं तो आपको जो ट्रायल मैथ है ना, वो कम से कम इतना रखना पड़ेगा, ठीक है, 4.4 kg रखना पड़ेगा।
और जो आपके पास ओमेगा 2 है जो कि ओमेगा के बराबर है, ये बराबर है K2 और M2 के, इंडिविजुअल नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है। और आप यहाँ से इंटरेस्टेड है K2 निकाल, तो K2 होगा ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू M2। तो ओमेगा 2 स्क्वायर आपके पास क्या है 24.3 का स्क्वायर, और M2 आपके पास है 4.4। तो आपका जो स्टिफनेस आएगी, सर ये म्यू की 2 वैल्यूज कैसे आई हैं सर? एक उस पे ट्रायल मास पे आई है और एक रिक्वायर्ड मास पे सर। 2598.2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये एक आपके पास वैल्यू है जो नेचुरली बन गई ट्रायल मास के ऊपर, और एक आपने खुद उस पर लगाया, मतलब वो मेजर किया कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी को और भी धकेल सकते हैं पीछे। आप गौर करें कि हमारे पास लिमिट है अप टिल कह लें कि तकरीबन 0.5 तक भी हम जा सकते हैं, नहीं 0.65 तक, मतलब बैस रेशो 0.5 से कम ही होनी चाहिए। प्रैक्टिकली इससे बड़ी करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा सिस्टम में, मतलब एब्जॉर्बर लगाने का, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल था ये हमारे पास बुक का न्यूमेरिकल था। ये समझ आया पॉइंट? यस सर, बिल्कुल जी सर। अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना इंडस्ट्री में, तो आपको अंदाजा है कि आपको क्या करना पड़ेगा। पहले आपको फ्रीक्वेंसीज मेजर करनी पड़ेगी, ठीक है। उनके पास सेंसर्स होते हैं जिससे वो फ्रीक्वेंसीज पहले मेजर करते हैं कि पाइप किस वेलोसिटी से, किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। आपके पास जिससे वो अटैच है, जहाँ से सोर्स आ रही है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, और वहां से वो अंदाजा लगाते हैं कि फिर वो ट्रायल मैस लगा के अंदाजा लगाते हैं कि सिस्टम का कितना मैस है जो एक्टिवली वाइब्रेट कर रहा है। वहां से अंदाजा लगाते हैं उसकी मेजरमेंट्स करके, फिर ट्रायल मैस से फिर ये डिटरमिन करते हैं, फिर दोबारा ट्रायल मैस लगाते हैं। अभी वो उनको इंडस्ट्री वालों को नहीं पता वो किस पे रेजोनेट कर रहा है, वो खुद अंदाजा लगाते हैं अच्छा अगर ये मैच होगा तो सिस्टम की ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी। फिर वो देखते हैं कि आरपीएम की फ्लक्चुएशंस कितनी हो रही है, तो इससे करीब तो नहीं आ रही। अगर वो करीब भी आ, इवन एग्जैक्ट ना करीब भी आएंगी तब भी रेजोनेट कर देगा सिस्टम, ये रेजोनेंस करीब हो जाएगा। इसलिए उसको बचाने के लिए आपके पास वो फर्दर उसको एक्सटेंड करने के लिए फिर वो मतलब कैलकुलेट करते हैं मैथ्स, फिर दोबारा लगाते हैं और फिर सिस्टम को देखते हैं कि वो वाइब्रेट ना करो। सही, ठीक है। अच्छा, वैसे तो मजा आया क्वेश्चंस का, लेकिन मैं तो काफी ज्यादा मतलब वो न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर रहा था। हो सकता है आपको पहले समझ आ जाए तो शायद बाकी भी इतने मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। ये कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स है। सैंपल प्रॉब्लम का मतलब होता है, मैं ज्यादातर वो प्रॉब्लम कराता हूँ जो मैंने पेपर में दिए होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम एग्जैक्टली उसी तरीके से है, फर्क नहीं है। आपने यह करना है, प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर वही है। एक मतलब आपके पास दो पॉन्टोन्स हैं जिसके ऊपर एक ब्रिज लगा है, ये फ्लोटिंग ब्रिज है, ठीक है। इस पे भी एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं और इसके ऊपर बंदा वॉक कर रहा है। जब वॉक करेगा तो इसकी वॉकिंग की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। आप गौर करें कि आप रनिंग कर रहे हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कोई और होगी, अगर आप वॉक कर रहे हो तो जिस टाइम स्टेप में आप अपने फुट रखते हैं वो डिटरमिन करती है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये सारे इमेजिन कर सकते हैं एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी को? यस सर। ओके, दैट्स गुड। तो जो बंदा अगर वो चल रहा है या वॉक कर रहा है या वो जो भी कर रहा है उसकी एक सर्टेन एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी होगी। वो कहता है कि वो वॉक कर रहा है और आपने क्या करना है, अ प्लांक ऑफ मास 20 kg, total length of 5 meter, has its two ends sit on each ponton which is a floating support, has a mass ma. The cross sectional radius of ponton is 0.5 meter. A man of mass 75 kg walking on a bridge generates a sinusoidal force with an amplitude of 0.455 kilonewton. यानी कि जो फोर्स जनरेट कर रहा है वो 0.455 किलोन्यूटन है, कॉजिंग इट टू रेजोनेट। इसकी जो फोर्स है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसको रेजोनेट कर रही है सिस्टम को, ये आपको पता लग रहा है। डिजाइन एन अनडैम्प्ड वाइब्रेशन एब्जॉर्बर दैट विल सीज द वाइब्रेशन ऑफ द बीम। यानी कि अगर आप इस तरह वाइब्रेशन एब्जॉर्बर डिजाइन करें कि जो मेन प्लांक है ये वाला, इसकी वाइब्रेशंस खत्म हो जाए बिल्कुल। एंड ऑल्सो
provided that the absorber vibration amplitude should not exceed 45 mm। आप ये भी चाहते हैं कि absorber की amplitude भी लिमिट हो, ये ना हो कि absorber वाइब्रेट करता रहे और वो जितना मर्जी करता रहे, ख्याल है उसको भी लिमिट करें। और वो कहता है also determine the new natural frequency of a system when absorber is in place। वो कहता है ये भी फाइंड करें कि जब absorber हम लगा देंगे तो सिस्टम की अब नेचुरल फ्रीक्वेंसीज क्या बनेगी। ये समझ आया सारों को? प्रॉब्लम समझ आया? यस सर। यस सर, क्लियर। क्लियर है? ओके, अब प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है उससे, ठीक है। तेरा फर्क क्या है कि अब आपने जो है वो एक तरह का प्रॉब्लम, हमने दोनों प्रॉब्लम मिक्स किए हुए हैं आपस में, ठीक है। फ्लोटिंग ब्रिज वाला भी, खास इसका उतना टास्क नहीं, नाम इसको मॉडल तो नहीं करना, ठीक है। तो पहला काम क्या है कि आपने जो है, अच्छा अब सिस्टम का टोटल मास कितना होगा, m1 कितना होगा बताइए? 20 kg। 95। 95, गुड। 20 + 75 जो ह्यूमन का मास है दैट इज 95 kg। ये आपका सिस्टम का मेन मास आ गया, ठीक है। इसकी स्टिफनेस क्या होगी? K1 कोई बता सकता है? सर रो GA। रो GA, और चूंकि दो लगे हैं तो और ये पहले कंसीडर तो हम कहते हैं 2 रो G, नहीं रो G, हाँ जी रो G, ठीक है रो GA। ये सारा समझ आ गया? 2 3 क्यों मल्टीप्लाई किया? यस सर, दो है, दो है, ठीक है, पैरेलल है। तो 2 into 1000 into 9.81 into सर ये एरिया जो क्या है? हमने सर ये जो मैथ्स ले रहे हैं, मैथ्स तो हम प्लैंक का और उसका ले रहे हैं ना, ह्यूमन का, हाँ जी हाँ जी, और ये पॉन्टॉन एज स्प्रिंग एक्ट कर रहे हैं ना हमारे पास, एज स्प्रिंग तो ये नॉर्मली इसके मैथ मैथ्स को सिस्टम बन गया। हाँ इनको इग्नोर करते हैं इसके मैथ को, ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम बन गया। जो पॉन्टॉन और वाटर है ये एज स्प्रिंग एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको ये स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं और प्लैंक और मैन जो है ऊपर मास प्रोवाइड करें। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें यू गेट अ वैल्यू ऑफ 15.4 किलो न्यूटन पर मीटर। सर ये πr² नहीं होगा सर? भाई यार उसका नहीं लिखा है, हाँ ठहरे, हाँ यस राइट, ठीक है आपने, मैं डाया समझ रहा था इसको, पाई इंटू 0.5 स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, आप पूछेंगे इस आंसर में फर्क क्यों नहीं पड़ा, ये वही वाली बात है कि हमने आंसर ये लेके आना है, मेरे पास क्योंकि पहले सॉल्व हुआ है इसलिए मुझे पता आंसर क्या आ रहा है। अच्छा ओके, अब हम ओमेगा 1 निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो आपके पास है यस सर। 15.4 into 10⁻³ divided by 95, you get an answer of 12.7 रेडियंस पर सेकेंड। ये आपका इंडिविजुअल नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब आपके पास चूंकि आपको पता बीम रेजोनेट कर रहा है, अब बीम रेजोनेट करने का मतलब यही है ना सर ये दोनों की होगी, एक की होगी हमारे पास, दोनों पॉन्टॉन्स की होगी, एक की? नहीं, दोनों को हमने ऐड कर दिया ना सर दोनों की मिला के ही है ना, के दोनों को मिला सॉरी के ओमेगा, ये 2 इसीलिए ऐड किया आपस में, ठीक है। अच्छा रेजोनेंस का मतलब यही होगा, अभी एब्जॉर्बर की बात नहीं हो रही, इसी सारे एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। अगर एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इस तरह की है कि वो सिस्टम को रेजोनेट कर रही है तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 होगी, और वो आपके पास 12.7 रेडियंस पर सेकंड। मैंने ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 क्यों किया, क्योंकि हमने एब्जॉर्बर डिजाइन करना है जो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2 हो, समझ आया? सर अगर वो रेजोनेट ना करे तब क्या होगा? हाँ अगर ये रेजोनेट ना कर रहा हो, असल Yes, में sir. अगर ये रेजोनेट ना कर रहा हो, वैसे तो ये करीब रेजोनेंस सिस्टम करता है तो फिर हम एब्जॉर्बर लगाते हैं, ठीक है। अगर आपका सिस्टम यानी कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 होता है अमूमन, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो इसके लिए तकरीबन 0.6 से लेकर 1.4 तक की रेंज होती है जिसमें एब्जॉर्बर यूज करते हैं। 0.6 से 1.4 का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये 0.6 ऑफ ओमेगा 1 भी हो सकती है और 1.4 ऑफ ओमेगा 1 भी हो सकती है।
लेकिन ये यहाँ पे कोर्स का हिस्सा नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसमें मल्टीपल पीक बनती है, कर्व्स जो मैंने आपको भी ग्राफ दिखाया ना मैथ रेशो वाला, इसकी मल्टीपल वो बनती है, लेकिन उससे पहले उसकी थ्योरी है काफी लंबी कि वो क्यों बनती है। मैंने इसलिए वो फिलहाल सर एक चीज को समझ नहीं आ रही सर, लास्ट क्वेश्चन में आपने कहा था कि एब्जॉर्बर जो होता है हम उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर रखते हैं एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी के, ताकि हमारे पास जो है वो एब्जॉर्बर की वो कंडीशन है। तो इस केस में रेजोनेंस के बारे में उसने हमें क्वेश्चन बता दिया कि रेजोनेंस हो रही है। हाँ उसने बताया, एंड कॉजिंग इट टू रेजोनेट सिस्टम। सर द सिस्टम रेजोनेट कर रहा है इसलिए हम उसको ले रहे हैं। हाँ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 1 हो गया। और सर ओमेगा 2 कैसे हमने आगे इसमें ओमेगा 2 को अब ये डिस्कशन कहाँ हो रही होगी? देखिए, अगर अगर आपने आपने मेन मैथ जो कि आपका प्लांक है इसकी मोशन को x1 को 0 करना है, तो ये तो कंडीशन उसके लिए मस्ट है, समझ आया? यस ये सर। एब्जॉर्बर की अगर आप समझे, आप पहले ही ऊपर जो एब्जॉर्बर का न्यूमेरिकल है पहले ही कंडीशन लिख लें, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 फॉर x1 इक्वल टू 0। समझ आ गया? ये तो पहली कंडीशन है। अब सर मैंने बेसिकली ओमेगा उसको हमने जीरो करने के लिए किया। हाँ ये तो अगर ये कंडीशन नहीं है फिर तो एब्जॉर्बर का फायदा ही कोई नहीं है, फिर एब्जॉर्बर नहीं काम करेगा किसी सूरत में। ठीक है सर फिर तो हमारी तीनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएंगी सर। हाँ हो सकती है, लेकिन अब आप ये पॉइंट से कंफ्यूज करें, जब सिस्टम सारे अटैच हो जाएंगे ना फिर ओमेगा 1 1 पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी ना। फिर हाँ में ये ये होगा कि जो हमारे पास डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी है वो सीधा एब्जॉर्बर में जाएगी, मतलब सीधा हाँ मैच में जी, चली जाएगी। जब आप ओमेगा 2 अटैच करते हैं ना कि एब्जॉर्बर अटैच करते हैं, फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 1 ओमेगा 2 नहीं रहती, वो फिर एक चल जाती है कम और एक चल जाती है ज्यादा। ठीक है, यस सर। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा, उस पर शायद आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। सर आ गया समझ सर। ये इंडिविजुअली हम हटा के देखते हैं, एब्जॉर्बर को हटा के फिर तो ये रेजोनेट कर रहा है। जब हमने एब्जॉर्बर साथ लगा दिया तो वाइब्रेशन उसने एब्जॉर्ब कर ली। अब सिस्टम रेजोनेट नहीं कर सकता क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 1 ओमेगा 2 नहीं है, वो डिफरेंट हो गई है। ठीक है, सो x1 इज इक्वल टू 0। ये तो डेफिनेटली होगा, ये नहीं होगा तो फिर हम एब्जॉर्बर क्या कर रहे हैं। अच्छा x2 को भी आपने लिमिट करना है, वो कैसे लिमिट कर सकते हैं ये आपने अब देखना है। आपके जेहन में अगर मैं फॉर्मूला रिवाइज करूं शुरू से, मैं इधर फॉर्मूला ले आता हूं, ये वाला। तो फॉर्मूला क्या है, x2 की बात करूं, x2 का फॉर्मूला है, मैं ये लिख रहा हूं, इक्वल्स टू f0 ओवर k1 डिवाइडेड बाय 1, सारा देखना पड़ेगा, 1 प्लस म्यू। किसी लिखा हुआ तो मुझे बोलते जाए, तो मुझे हर स्टेप देखना पड़ेगा वहां से। 1 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 1 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा 1 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा 2 स्क्वायर, आई थिंक सो यही है, यस, माइनस म्यू ओमेगा यही है सर। 2 ओवर ओमेगा 1 1 स्क्वायर। अच्छा अब वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई करें, सेम ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 तो न्यूमरेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई टर्म नहीं है x2 के अंदर। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर गौर करें ना तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। एग्री करते हैं सारे इस बात से? यस सर। जब ये यस 0 सर हो होगी जाएगी तो सर। ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सर एक दफा रिपीट कर दें, जीरो कैसे होगा? मैं करता हूँ, ये देखें, अगर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 तो x1 तो 0 है, क्योंकि न्यूमरेटर 1 माइनस ओमेगा ओमेगा 2 स्क्वायर आता है तो वो तो सारी 0 हो जाता है। x2 के रिलेशन में डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में तो 1 ओवर ओमेगा ओमेगा 2 स्क्वायर नहीं है, इसलिए वो तो 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में ये टर्म आ जाती है, ये देखें ये वाली टर्म, और ये से मल्टीप्लाई हो रही है। जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 हो गया, ये देखें, तो ये टर्म तो 0 हो गई ना, यस सर समझ आ गई सर। पूरी टर्म 0 हो गई। आपके पास क्या बचा, x2 इक्वल्स टू f0 ओवर k1 डिवाइडेड बाय माइनस म्यू। कौन सी टर्म बच गई, आखिरी वाली, ये देखें, ये लास्ट वाली टर्म बच गई, बाकी सब कुछ 0 हो जाएगा। ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1 1 स्क्वायर।
अच्छा, अब हमारे पास, अब गौर करें तो कि सिस्टम रेजोनेट कर रहा था तो ओमेगा 1 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 2 होगा। ये समझ आया सारे को? ये देखें, इस कंडीशन से देखें, समझ आया? यस सर। तो सिस्टम किस में रिड्यूस हो गया? x2 इक्वल्स टू एफ नॉट ओवर माइनस म्यू k1। सर जी सर ये तो तब था ना जब हमारे पास ऑब्जर्वर नहीं लगा हुआ था, ये कंडीशन ओमेगा 1 1 इक्वल टू ओमेगा 2। नहीं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, दोबारा पढ़ो। सर ये कंडीशन जो हमारे पास पहले थी ना सर, जब ऑब्जर्वर नहीं लगा हुआ था, ये ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 थी। जब ऑब्जर्वर लग गया तो सर ये फ्रीक्वेंसी सेम तो नहीं रहेगी ना दोनों? फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ेगा। एब्जॉर्बर का काम तभी होगा जब ये बराबर होंगी आपस में। एब्जॉर्बर तभी काम करेगा, अदरवाइज एब्जॉर्बर काम नहीं करेगा। ठीक है, जब आप लगा देंगे फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ जाएगा। इसे तो मैं डिराई नहीं कर रहा, तब सिस्टम एक्चुअली में रेजोनेट नहीं करेगा। यही तो काम है एब्जॉर्बर का, कि जब आपका सिस्टम रेजोनेट करे, आपने एब्जॉर्बर लगाया, सिस्टम की रेजोनेंस खत्म हो जाएगी। यस लेकिन अब उसकी रेजोनेंसेस दो पे डिस्ट्रीब्यूट, एक की बजाय दो पे चली जाएंगी। ये होता है असल में कॉन्सिक्वेंसेस का। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड चूंकि हम नेगेटिव नहीं लेते, इसलिए हम माइनस साइन को मॉड में लिखते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड नेगेटिव का मतलब अमूमन नहीं होता है कि एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव भी हो सकता है कि वो नेगेटिव साइड पे ले लें, नेगेटिव पॉइंट पे पॉजिटिव होगा। ये हमारे पास है। एक्सक्यूज मी सर। एक सेकंड मुझे स्टेप करने दें, फिर मैं आपको एंटरटेन कर देता हूं। ये आपके पास जो फोर्स है दैट इज 0.455 इंटू 10⁻³ म्यू आपको अननोन है और k1 आपको नोन है, और वो है 15.4 इंटू 10⁻³। ठीक है, और यहां से आप म्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 0.66। जी अब आप सर ये बता दें ओमेगा 1 1 और ओमेगा 2 2 कैसे करें एक बार प्लीज। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूं, अब गौर करें, इसको न्यूमेरिकल को पढ़ें। अ मैन of mass 75 kg walking on a bridge generates a sinusoidal force with an amplitude of 0.455 kilonewton and causing it to resonate। ठीक है, इसका मतलब है जो ओमेगा है वो ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। ये तक यहां तक समझ आ गया? यस सर। यस सर। रेजोनेट करेगी। आगे वो कहता है डिजाइन एन अनडैम्प्ड वाइब्रेशन एब्जॉर्बर दैट विल सीज द वाइब्रेशन ऑफ अ बीम। सीज का मतलब रोकना। ठीक है, दैट विल सीज द वाइब्रेशन ऑफ द बीम। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एब्जॉर्बर डिजाइन करना है तो ये कंडीशन तो मस्ट है। ठीक है, यस सर। अब आप इक्वेट करें दोनों को आपस में, इक्वेट नहीं हो सकते। ओके सर। हो सकते हैं ना, ये क्योंकि दोनों आपस में बराबर है तो नेचुरली आपस में भी यानी कि, हाँ, लेकिन जब ये आप सारे कंफ्यूज करें, ये आपस में रेजोनेट नहीं कर सकते। जब आपने एब्जॉर्बर लगा दिया 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गया। अब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ना तो ओमेगा 1 1 है, ना ही ओमेगा 2 2 है। अब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक कम होगी, एक ज्यादा होगी। ठीक है, वो भी निकालनी है हमने। अच्छा, इस x2 सर के ये यहाँ के ऊपर सर ओमेगा 2 और ओमेगा 1 1 कट नहीं जाएंगे जहाँ पे होल स्क्वायर है सर? कहाँ पे कटेंगे ना, तो 1 आ जाएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है सर। 1 आ जाएगा ना, तभी तो 1 लिखा है। अच्छा, यहां से सारों को म्यू निकालने की समझ आ गई। यहां से भी म्यू निकाल सकते हैं। पॉइंट समझ आए? अब आपको M2 का नहीं पता, अब एब्जॉर्बर डिजाइन करने की तरफ जा रहे हैं। पहले तो ट्रायल मैथ था ना, आपने ट्रायल मैथ ही लगाया। आपने x2 को, आप चाहते हैं यार x2 भी लिमिट ही रहे, और ये ना हो कि वो भी वॉलेंटली वाइब्रेट करता रहे। ठीक है, अब आप गौर करें कि जितना आप x2 को ज्यादा रखेंगे आपके पास म्यू उतना कम आएगा, और जितना आप x2 को लिमिट करने की कोशिश करेंगे म्यू बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है? यस सर। ये x2 एब्सोल्यूट क्यों किया है, प्लीज ये बता दे, मुझे नहीं पता लगा इससे। हाँ, सिर्फ इसलिए कि म्यू जो होता है वो माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है। म्यू मैथ रेशियो है ना, माइनस में तो नहीं हो सकती। सिर्फ उसको, ये माइनस मैंने आपको बताया था, ये माइनस बेसिक जो आपको शुरू में बताया था ना कि वो फोर्स जो अपोज करती है, ये उसको वो माइनस है। पर सर फिर ये सेकंड स्टेप में आपने माइनस म्यू क्यों नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में? वो तो मैंने वैसी इसकी वैल्यू लिखी है ना। अच्छा ठीक।
फिर जब मैंने उसको निकाला है बाहर तो माइनस वैल्यू उसको मॉड करके मैंने प्लस में ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आपने क्या करना है इस स्टेप में, अब आपने दोबारा ग्राफ यूज करना है। ये देखें, मैंने आपको बताया ग्राफ के बगैर ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। ग्राफ इज इंपॉर्टेंट इन दीज न्यूमेरिकल्स। अब आप गौर करें कि आपके पास अब आपके पास उलट काम हो रहा है। मैथ रेशो आ गई है, दैट इज 0.66। तो अंदाजन क्या मैथ रेशो है, अंदाजन ये है, ये देखें। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, ये देखें, ये सारा कुछ समझ आया? यस सर। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसका इस लाइन से मुझे क्या मिलेगा? सर ओमेगा की रेंज मिल जाएगी जिसके ऊपर वो रेजोनेट करेंगे, तो 2 ओमेगा की फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। दैट्स गुड, गुड। सर ओमेगा पे ओमेगा 1 1 और ओमेगा पे अब ओमेगा 2 लगता है 2। समझ आना शुरू हो गई है। सर 1.44 या 43 बनता है ऑलमोस्ट। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 2 इस फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनेगी अंदाजन 0. तकरीबन 0.6 68 68 समथिंग 66 6 66 करना है। 6 कर ले चलें। ये इसलिए आपने ये अप्रोक्सीमेट का वर्ड यूज 7 किया। कर। सर 0.67 डन करें। और कुछ चले साधारण कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। सामा की बात है। ओके, एंड ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 2 तो ये क्या बनेगा अंदाजन? इसको 1.5 सर 49 1.45 कर लें। नहीं 49 सर। सर 48 कर ले, सर 48 कर ले। ये बार्गेनिंग हो रही है। मुकीम जैसा कहता है, मुकीम जैसा कहता है। ओके, सर बस थोड़े तुक्के चल रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब आपके पास, अब यहां से हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 2। यस सर। मुश्किल तो नहीं है। तो नेचुरल, अच्छा म्यू से सॉरी वो K2 तो हम निकाल लेते हैं ना। हमें M2 पता लग गया? नहीं, M2 पता लग जाएगा। 0.66 इक्वल्स टू M1 आपके पास है, M2 अननोन है, M1 है 95 kg। सर M1 पता है, सैंपल हमने 20 के लगाया था। नहीं सैंपल नहीं पता सर, हमें प्लान का नहीं पता हमें। मैं नहीं पता है सर M2 निकाल लेना सर, हमने उसका निकाला। मैं ये जो लगाते हैं सैंपल लगाते हैं हम लोग। नहीं वो वही तो निकालना है ना। एब्जॉर्बर डिजाइन ही तो करना है। ये आपके सर 95 M1 95 है। 62.5 नहीं, क्या आ रहा है अंदाज, इसको निकाल लेते हैं। 0.66 इंटू 95 और 62.7 kg। और आप यहाँ से K भी निकाल लेंगे, K2। यस सर, निकल आएगा √K/। तो ओमेगा 2 भी हमें पता है, हमें वो भी पता है, दैट विल कम आउट टू बी 10.04 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, यहां से हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ओमेगा 1 क्या होगी? 0.67 इंटू ओमेगा 2 इज व्हाट? 12.7 and omega 2 is 1.48 into 12.7। सर ओमेगा 1 है 8.509। 8.5 रेडियंस पर सेकंड लिख लेते हैं। और ओमेगा 2 क्या है? सर 18.796। 18.8 कर लेते हैं। ठीक हो गया? समझ आ गया? अब ये उससे ना पिछले नवाई का थोड़ा सा रिवर्स तरीका है। उसमें ट्रायल मैथ था। ट्रायल मैथ क्यों था? क्योंकि हमें M1 नोन नहीं था। अब तरीका समझ लें बड़ा सीधा सा। अगर M1 नोन ना हो, ठीक है, तो फिर हम ट्रायल मैथ वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अगर M1 नोन ना हो, और अगर आपको M1 नोन है, जैसे इस केस में नोन था, तो फिर हम ये वाला तरीका अडॉप्ट करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। समझ आ गया? सर लास्ट स्टेप रिपीट कर दें, मुझे K2 का समझ नहीं आया। K2 ओमेगा निकालें फिर। ओमेगा 2 सर वो M1 जो है वो भी एब्जॉर्बर का मैथ होता है ना, एग्जांपल मैथ। M2 एब्जॉर्बर का मैथ है जी।
सर हमने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यूज निकाल के उसमें से फिर आगे हाँ। हमने क्या निकाला? बस वो उसने यही कहा है, उसने कहा सिस्टम की आपने देखिए एब्जॉर्बर तो डिजाइन कर लिया ना K2 और M2, ये सर वो कहता है K2 M2 आ after गया determining the new natural frequencies और सिस्टम सर, वो मैंने तो हमने पहले absorber निकाल ली थी वहां से 0.67 और 1.48। हाँ तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसमें निकालनी थी ना, रेडियंस पर सेकंड में। सही हो गया सर। अब ये फॉर एग्जांपल आप इसलिए भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा ब्रिज पे भागता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, तो हो सकता है आप कहें कि अच्छा वो जी सर। स्पीड पर रनिंग करे तो हो सकता है वो रेजोनेट कर जाए, तो हो सकता है फिर आप नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को पुश कर सकते हैं आगे पीछे। यस सर। तो ये थोड़ा सा इसका होता है, मतलब जो बैक पर्पज है वो ये है, ठीक है। मेरा ख्याल है हम एक और न्यूमेरिकल्स तो काफी सिमिलर से हैं, ये भी वैसा ही है मेरा ख्याल है, ये भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसका मैं सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सैंपल प्रॉब्लम 2 का। इसकी वजह ये है कि ये भी एग्जैक्टली वही है, अगर आप इस गौर पढ़ें, इसमें एक चीज एडिशनल है, वो एडिशनल चीज क्या है वो आप देख लें बस, बाकी तो ये न्यूमेरिकल कुछ सेम टू सेम वही चीज है, अनबैलेंस दिया हुआ है। ठीक है। आपके पास क्या है, अ मशीन ऑफ मास 150 kg विद रोटेशन अनबैलेंस ऑफ 0.5 kg मीटर। अब आपको फोर्स की ना सोर्स दे दी है कि ये अनबैलेंस है इसके अंदर, इज प्लेस्ड ऑन अ 2 मीटर लॉन्ग सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो, सॉरी ड्राइंग की वजह से, इसके ऊपर एक मशीन पड़ी हुई है, ठीक है, ये आपके पास मशीन है, इसका मास जो है वो 150 kg है, ठीक है? ये इसकी फाउंडेशन है और ये 2 मीटर का स्पैन है। द मशीन ऑपरेट्स एट 1440 आरपीएम। तो फर्क सिर्फ क्या होगा, आप एफ नॉट निकाल लेंगे एम ई ओमेगा स्क्वायर से। एम ई आपको पता है जो कि है 0.5 और ओमेगा स्क्वायर आपको आरपीएम से पता है, दैट इज 1440 इंटू 2 पाई बाय 60, ठीक है। ये बात इसका सोल्यूशन में अपलोड कर दूंगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, दैट इज 150.7 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। और आपके पास बीम का इलास्टिक मॉड्यूलस दिया हुआ 210 गीगापास्कल और आई दिया हुआ, इससे क्या निकलेगा बता सकता है? के निकल आएगा के निकल आएगा, गुड। सो सिंपली स्पोर्टेड बीम का के क्या होता है सर, ई आई और 48। एक्सक्यूज सर, ये 150.7 Oh, sorry, not sorry, right, not radius per second, sorry, thank you. It's नहीं, सॉरी, ये गलत लिख दिया सर। ये नुकसान होता है, सोल्यूशन पहले होने का नुकसान ये होता है। अच्छा, ये आती है आपके पास 75.4 न्यूटन। सर स्क्वायर भी आपने इधर नहीं लिया ना? स्क्वायर भी नहीं, हाँ अब फिर गलत लिख दिया, ठीक है, ओके। मैं भी कहता इतनी कम फोर्स नहीं हो सकती। 11335.2 न्यूटन, ठीक है, थैंक यू। ओके, अच्छा, पहला स्टेप वो ये कह रहा है कि डिटरमिन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिस्टम विदाउट एन एब्जॉर्बर। वो कैसे निकालेंगे, किसी को अंदाजा है? पहला ए पार्ट ये वाला सर हम जो पहले करते थे हाँ, सर प्रीवियस पहले, में अनबैलेंस की ठीक फोर्सेस है, एम ई ओवर एम इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर होल
1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वही तरीका है जो पहले किया। उसने कहा पहले आप ना इसका एम्पलीट्यूड तो निकालेंगे, ये वाइब्रेट कर कितना रहा है इस अनबैलेंस की वजह से, आप पहले वो निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपको ये नहीं पता कि सिस्टम रेजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, नजर लगा सकते हो? हाँ, अब जब आप वैल्यू निकालेंगे, अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है इसके अंदर, तो इसका आर आएगा ना, दैट इज 1.13। ठीक है, इसका मतलब है एब्जॉर्बर डिजाइन करने में ये जरूरी नहीं है। वैसे तो अगर थोड़ा सा इसमें मुझे करेक्शन करनी चाहिए, तो जो आपके पास कर्व है ना वो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 के लिए है, मुझे तो देखने दे पीछे। हाँ ये नहीं, ओमेगा 2 ओमेगा 1 ये 1 के बराबर है। हाँ इसमें ये शर्त नहीं है, ठीक है। ओमेगा 2 ओमेगा 1 के बराबर हो तो चले आप क्लोज पे भी कर सकते हैं, यानी कि आप देखें ओमेगा ओवर ओमेगा 1 की जो रेशियो है, आर बेसिकली क्या है, आर है ओमेगा ओवर ओमेगा 1। ठीक है, सर ये तो रेजोनेंस के करीब है सर हाँ काफी। करीब है, मतलब एग्जैक्ट रेजोनेंस नहीं है। तो जो ग्राफ है वो आप एग्जैक्ट रेजोनेंस पे यूज करेंगे, लेकिन अगर वो करीब भी हो ना तब भी वो ग्राफ यूज किया जा सकता है। हाँ अगर ये वैल्यू 2 है 2.5 हो फिर कोई फायदा नहीं है एब्जॉर्बर लगाने का। एब्जॉर्बर लगाया था जब ऑपरेशन रेंज बहुत क्लोज हो रेजोनेंस के। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया? यस सर। तो यस सर। अब वो कह रहा है डिजाइन है डायनामिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। डायनामिक वाइब्रेशन मतलब मोशन वाला। ठीक है, of minimum mass which attached to the midspan of the beam, the vibration of beam will cease, and the steady state vibration of absorber should not equal or less than 20 mm. अब आपको एब्जॉर्बर की भी लिमिट दे दी है। ठीक है, इसका तरीका एग्जैक्टली वही है सॉल्व करने का। इसमें वही उसी तरीके से स्टिफनेस निकालनी है, उसी तरीके से मास निकालना है, और आपने जो है वो उसके बाद नई नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। मेरा ख्याल है इसमें आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, समझ आ गई? सर इसका प्रोसीजर इसी तरह होगा जैसे सैंपल प्रॉब्लम 1 में था, तो उसमें भी हमें M1 नोन था। एग्जैक्टली बिल्कुल इसका तरीका वही है, सिर्फ इसमें एक एडिशनल चीज है वो ये कि आपने अच्छा। विदाउट एब्जॉर्बर भी एम्पलीट्यूड निकालना है पहले। तरीका इसका वही है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी पूछो प्लीज। जी जी पूछे। एक्सक्यूज मी सर। सर इसमें जो के का आपने फॉर्मूला चेंज फॉर्मूला जो है ये क्यों सर, मतलब पिछले वाले से इसका क्या रीजन है सर? ये के क्यों का लगाया formula? है? वो इसलिए कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम। मतलब ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम का सर पिछले में रो जी ए जो था वो रो जी ए वो इसलिए लगाया था कि वो जो के था वो फ्लोटिंग सरफेस पॉन्टॉन्स की वजह से था। आपने देखा के किस तरह इस सिस्टम में है, इस बीम की ना एक स्टिफनेस होती है, इस बीम की स्टिफनेस की बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला एंटर किया है। ठीक है, यानी कि बीम की स्टिफनेस आपको नोन होगी, के की वैल्यू जैसे कैंटिलीवर बीम की होती है 3 EI/L क्यूब, इस तरह सिंपली सपोर्टेड की 48 EI/L क्यूब होती है। सब डिफरेंट बीम्स की डिफरेंट केस होती हैं। ठीक है, तो उस बेस पे हमने लिखा है। समझ आ गया पॉइंट? तो के आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं के कैसे आया सिस्टम में, मतलब एंटर किस तरीके से हुआ। ठीक, सही है। ओके ठीक हो गया सर, सही है। अच्छा जी सर यही पूछ। ठीक है, अब ये लास्ट न्यूमेरिकल है सैंपल प्रॉब्लम 3। अब इसमें भी मैं देखता हूं अगर तो ये इसमें एक स्टेप एडिशनल है, मेरा ख्याल है वो 2 न्यूमेरिकल तफसील से हो गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जरूरत पड़ेगी कि हम इसको तफसील से करें। सर इसका भी हिंट दे के इसका सॉल्यूशन अपलोड कर देना सर। चलो ठीक है, करवा दे सर। करवा भी सकता हूँ, लेकिन तरीकाकार बिल्कुल वही है, सिर्फ इसमें एक छोटा सा फर्क है और वो फर्क आपको सिर्फ बताना है मैंने, बाकी तो ये बिल्कुल वही चीज है। इसमें भी वही है, आपके पास एक पंप है, एक पंप के साथ एक पाइप लगी है, डिलीवरी पाइप, वो पंप उस पाइप की सपोर्ट्स है, जो पाइप लगी होती है ना उसको सपोर्ट्स होती हैं। तो वो पंप क्या कर रहा है कि आप पाइप कैरिंग द स्टीम थ्रू अ सेक्शन ऑफ अ फैक्ट्री वाइब्रेट्स वायलेंटली व्हेन अ कंप्रेसर विद अ ड्राइविंग पंप हिट्स अ स्पीड ऑफ 300 RPM। जैसे ये पंप जो है वो 300 RPM पे पहुंचता है, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये
अच्छा, जब वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा वायलेंट हो ना, आपको पता ना हो कि रेजोनेंस है कि नहीं, तो वो रेजोनेंस ही होती है। यानी कि अगर पाइप आपकी एक नॉर्मल वाइब्रेशन से एक्सीड कर रही है उसकी वाइब्रेशन, तो वो उसको रेजोनेंस ही समझते हैं। पॉइंट समझ आए? क्योंकि उनको नहीं होता कि अच्छा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते फिर कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, उनको अंदाजा होता है कि अच्छा यार ये रेजोनेंस ही हो रही, चूंकि वाइब्रेशन नॉर्मल रेंज से ज्यादा आ रही है। अब वही वाली बात है, ट्रायल मैस 9 kg एब्जॉर्बर इज ट्यून टू 300 आरपीएम वाज अटैच। अब देखें ये शर्त तो है कि एब्जॉर्बर की फ्रीक्वेंसी वही होनी चाहिए, समझ आ गया? ये तो शर्त है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 सिर्फ पूछा ये गया है बाय चेंजिंग द पंप स्पीड इट इज फाउंड दैट द पाइप पंप सिस्टम हैज अ रेजोनेंस एट 207 आरपीएम। उन्होंने कहा कि जब हमने पंप की स्पीड वेरी की है तो हमें अंदाजा ये हुआ है कि इसकी कहीं जो आपके पास जो रेजोनेंस आती है वो अंदाजन 0.7 पे आती है, समझ आया? यानी कि पंप एक्चुअली में इन्होंने बस पंप की स्पीड वन साइड पे वेरी किया है, सेकंड साइड पे भी कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी उनको नोन नहीं है। उन्होंने कहा जब पंप की स्पीड वेरी की, इनको पता लगा कि एब्जॉर्बर लगाने के बाद 300 पे तो वाइब्रेशन खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही पंप की स्पीड 207 आरपीएम पे पहुंची तो ये सिस्टम फिर रेजोनेट करना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा ये इसकी फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये समझ आया पॉइंट? यस सर। दूसरी इसको नहीं पता, उसने मतलब दूसरी भी कोई ना कोई होगी बट वो अननोन है फिलहाल। अब क्योंकि एक ही नोन है, आप एक ही वैल्यू से ना मैस रेशो निकाल लेंगे, यानी कि एक ही वैल्यू से सही। अब ये क्या वैल्यू बता रहा है? 0. क्या बताइए? 0207। हाँ, 207 को पहले हम इसकी रेशो निकाल लेंगे, ओमेगा 207 ओवर 300। वैसे तो आपको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन अब इसमें इससे भी कर सकते हैं। ये 0.7 आती है। 0.7 का मतलब ये है कि तकरीबन इसके जो मैस रेशो होगी 0.5 नहीं, होगी। मैं मैस रेशो पे लगा रहा हूँ। 0.7 0.7 का मतलब है इसकी तकरीबन जो आपके पास जो वो है वो कितनी बन रही है? 0.5। ठीक है, तो तकरीबन इसकी म्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 है। अब वो आगे कह रहा है कि रीडिजाइन एन एब्जॉर्बर। ठीक है, रीडिजाइन का मतलब आप दोबारा डिजाइन करो सो दैट ड्राइविंग नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आर एटलीस्ट 35% अवे फ्रॉम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ये बस एक स्टेप है इसमें। इसका मतलब क्या है कि आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और वो है 300 आरपीएम, और दैट इज कम आउट टू बी 31.4 रेडियंस पर सेकेंड। वो कह रहा है कि एब्जॉर्बर को डिजाइन ऐसे करो कि जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हो वो क्या हो? 31.4। जरा आपने गौर से देखना स्टेप को, माइनस 31.4 इंटू 0.35, नहीं सॉरी 35%। हाँ ये सर ये है, यही आएगा ना? 35 ये सर 0.35 ये कोई वैल्यू आएगी, और ओमेगा 2 इक्वल टू 31.4 प्लस 31.4 इंटू 0.35। ये आपके पास दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब आपने म्यू निकालना है और म्यू से M2 निकालना है और K2 निकालना जो 207 वाली वैल्यू दी है उसकी तो फिर जरूरत ही नहीं होगी है। इसके वो बाद में। उसकी जरूरत क्या है? उसको जरूरत है, आई डोंट नो मुझे कोई जरूरत है कि नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ, उसकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? यस सर। इसका भी मुझे मैं सैंपल प्रॉब्लम 2 का और सैंपल प्रॉब्लम 3 का सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, साथ ही। ओके, जो लास्ट चीज है वो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको कहता हूँ कि जरूर देखा जरूर करें कम से कम। ये न्यूमेरिकल से मिलते जुलते हैं, आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, शायद आप एक आधा सॉल्व कर लेंगे इसके अंदर तो दैट्स इनफ। एक प्रॉब्लम तो मैंने आपको करवा दिया 5.45 5.46 भी देख लीजिएगा, ये भी सिमिलर है। इसके अलावा 3-4 प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको बड़े स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स देता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ जाए।
ये इनमैन की बुक से एक एग्जांपल है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, और 3 न्यूमेरिकल्स है 5.30, 5.31 और 5.34। ये इनमैन की बुक, ये भी जरूर देखिएगा इनको, ये मिलते सारे न्यूमेरिकल एक जैसे ही हैं, करीब करीब है, जो मैंने आपको तरीका बता दिया।